हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क कराया जा रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं? हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपने जिनने भी इस चैप्टर के लेक्चर ना देखे हों वो सभी जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाएं और सारे वीडियो हमारे देखें। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपने जो आपके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका एक जनरल आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप अपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखिएगा। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो आप पूरा लिख दीजिए, और अगर बहुत कम नंबर में 2 नंबर में आ रहा है या और कम नंबर में आ रहा है तो आप फिर उसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा, मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन का जो वेटेज है, मतलब वो कितने नंबर में आने वाला है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप फ्रेम करिए या उसका आंसर आप लिखिए। चलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या दिया गया है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है उस उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोध से जुड़ी हुई है। क्यों? आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो पहला लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। तो हमने देखा था किसी भी देश में राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है वो उपनिवेशवाद के विरोध में, या है ना, उपनिवेशवाद के विरोधी जनसंघर्ष में या आंदोलनों से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अब ये कैसे जुड़ी हुई थी कि अब जब उपनिवेशवाद के विरोध में जब लोग आए तो क्या हुआ, उनके खिलाफ जो संघर्ष हुए तो लोग क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे, वो अपनी एकता को पहचानने लगे। तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे हम इसमें, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। ये हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो उत्पीड़न और दमन का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें जो साझा भाव था कि हर व्यक्ति का उत्पीड़न हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था, उस साझा भाव से क्या हुआ कि अलग अलग समूह के लोग एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे से बांध दिया या एक दूसरे के पास हो गए। ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय है वो उपनिवेशवाद के विरोध में आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि विरोधियों के कारण देश में एकता की प्रक्रियाओं के लिए एकजुटता दिखी और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पनपना स्टार्ट हुई। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि जो उपनिवेशवाद है उसमें 2 कारण आ जाएंगे कि उनके संघर्ष के खिलाफ हुई, संघर्ष के दौरान लोग क्या हुए, एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन का जो साझा भाव चला उसमें लोग क्या हुए, एक दूसरे से बंध गए, एक दूसरे के निकट आ गए, और इसी कारण से क्या हुआ, उपनिवेश के विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसी का परिणाम था राष्ट्रवाद, और उसी के कारण से क्या हो पाया, ये राष्ट्रवाद में, उन्हीं के कारण से राष्ट्रवाद के लिए लोगों में एकजुटता दिख पाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। तो ये इस फॉर्मेट में ऐसे आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ और उसमें बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये सफिशिएंट, मतलब एक ठीक ठाक उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगला प्रश्न देखें हम, अगला प्रश्न क्या है। तो इसी का जो प्रश्न है जिसमें कहा गया है पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए किस प्रकार का योगदान दिया। तो हमने विश्व युद्ध के योगदान के बारे में बात की थी एक वीडियो के अंदर, शायद वीडियो नंबर 2 था हमारा, उसमें हमने देखा हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध का कैसे भारत में योगदान रहा। तो विश्व युद्ध ने क्या किया था कि एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब ये आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से क्या हुआ था कि भारत को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जैसे वो परेशानियां क्या थी, जब लड़ाई हुई तो रक्षा व्यय में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इस रक्षा व्यय के इजाफे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए, करों में वृद्धि कर दी, और क्या कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, एक नया टैक्स लगा दिया जिसको आप आयकर के नाम से जानते थे। इसी दौरान जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, इसी दौरान क्या हुआ कि जो हमारी कीमत आयात और निर्यात अच्छे से चल नहीं रहा था, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो क्या हुआ, कीमतें क्या हो गई, लगभग 2 गुना बढ़ जाती हैं। और कीमतें बढ़ जाती हैं, युद्ध के दौरान सिपाहियों की भी जरूरत थी कि सिपाहियों को कैसे आपूर्ति की जाए, क्योंकि ब्रिटेन तो छोटा सा देश है ना, उतने लोग कहां से होंगे। तो हमारे यहाँ के गांव के लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर रहे थे, जिसको कहा था जबरन भर्ती। तो ये जबरन भर्ती से भी लोगों में रोष था। तो ये कुछ कारण हो गए इनके। फिर इसके बाद देखा हुआ था कि जब 18 से 21 का दौर चल रहा था, उसी दौरान कुछ जगहों पर फसल भी खराब हो गई थी। कैसी, कहीं पानी ज्यादा गिर गया या सूखा हो गया, तो इससे क्या हो गया था, खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था, खाद्यान्नों का अभाव हो गया था, और तभी फ्लू नाम की महामारी भी फैल गई थी। ये भी देखा था कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसमें लगभग 120-130 लाख लोगों की जान हमने देखी हुई थी कि इतने लोग यहाँ पर चले जाते हैं, 1.5 करोड़ लोग मर जाते हैं, है ना।
तो अब और गांधी जी का भी भारत में आगमन हो गया। गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए और यहां पर उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया था। तो उन्होंने क्या किया था यहां पर कि इन संघर्षों को एक नया रंग और एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया था। तो हम ये देख पाए हैं कि इन निम्नलिखित पॉइंटों के कारण क्या हो पाया कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बात समझ में आई ना? कैसा आंसर लिखना है एक बार आप फिर से देख लो। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कुछ बदलाव हो गए, ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई और भारत को समस्या हुई। कैसे? रक्षा व्यय में, ब्रिटेन के रक्षा व्यय में इजाफा हुआ तो उसके फलस्वरूप हमें क्या लगा? कर देना पड़ा, सीमा शुल्क देना पड़ा और आयकर भी यहां पर शुरू हो गया। उसी बीच में कीमतें क्या हो गई? दुगनी हो गई और गांव में सिपाहियों से भी जबरन भर्ती करवाए जा रहे। तो इन सभी का प्रभाव क्या हुआ? लोगों में एक अंदर से अंग्रेजों या औपनिवेशिक शासन के विरोध में भावना उठी और गांधी जी का भारत में आगमन हो गया। इसी दौरान फसलें खराब हो गई तो खाद्यान्न की समस्या हो गई, महामारी फैल जाती है। ये महामारी वाली बात देखी थी, महामारी फैल जाती है। और गांधी जी ने भारत में क्या किया कि इन संघर्षों को एक नया ढंग दिया और एक नया तरीका पेश किया। तो इन निम्नलिखित कारणों के कारण या जो उपरोक्त कारण दिए गए हैं, इन उपरोक्त कारणों के कारण प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात क्लियर? देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। इसमें भी अगर आप ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं ना, इनमें 1-2 भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन ने ज्यादा पॉइंट लिख लिए हैं यहां पर, है ना। अब अगला एक पॉइंट आता है जिसको आप कह रहे हैं भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था। आप बताइए रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था? हमने रॉलेट एक्ट वाले वीडियो में देखा था ना कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट आ गया था जिसे सरकार ने जल्दबाजी में पास कर दिया और वो कुछ अंग्रेजों को, मतलब जो भारत में अंग्रेज थे उनको कुछ ऐसे अधिकार दे रहा था जिससे भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों के लिए बहुत नुकसान होने वाला था। तो आप इसमें देखें कि जो रॉलेट एक्ट है वो कब भारत आया? 1919 में भारत आया और इसके विरोध के ये मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि जब ये रॉलेट एक्ट बनाया जा रहा था तो भारतीयों ने विरोध किया था, लेकिन विरोध के बाद भी जो वहां की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने इसे जल्दबाजी में पारित कर दिया। जब ये पारित कर दिया गया तो इस कानून के द्वारा हुआ क्या कि भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी हैं या अंग्रेज अधिकारी हैं उनको क्या हो गया? राजनीतिक गतिविधियों, है ना, और स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने के कैसे अधिकार मिल गए? असीमित। असीमित मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है वैसे असीमित अधिकार मिल जाते हैं। इसी में एक चीज और देखिए क्या कि इस कानून के द्वारा राजनीतिक कैदियों को कब तक? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में आप डाल सकते थे, जिससे क्या हो रहा था? राजनीतिक जो व्यक्ति थे उनका दमन, मतलब कोई राजनीति में आएगा तो पकड़कर उसको जेल में डाल दो 2 साल तक, कोई समस्या नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चलाना। ये मिल गया था यहां पर। गांधी जी भारत में आ ही चुके थे, चूंकि हमने देखा 1915 में, तो गांधी जी ने भी क्या कहा कि हम ऐसे अन्यायपूर्ण, जो ये कैसा कानून है? न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण? तो ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ में उनने हड़ताल करने की घोषणा कर दी थी। तो यही सब कारण थे जिन कारण से इनका भारत में विरोध किया गया था। क्या क्या कारण हो गए? हमने ये 4 कारण देखे हुए थे। एक तो इसे जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, दूसरा राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए असीमित अधिकार दे दिए, तीसरा पॉइंट क्या देखा कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में आप रख सकते हैं बिना मुकदमा चलाए, चौथा पॉइंट क्या हुआ? गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था और इसके लिए 6 अप्रैल को हड़ताल कर दी थी। तो ये जब हड़ताल हुई तो ये सभी कारण क्या हो गए? भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध का कारण हो गए। इसे काला कानून भी भारत में कहा गया। तो ये बात क्लियर कि ये हम इसके अंदर क्या क्या लिखना है, ये पॉइंट हमें इसके अंदर लिखना है। ठीक, अगला एक उत्तर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? आप लोग बताइए क्यों किया था? हमने वीडियो में देखा था ना कि एक चोरी चोरा नामक जगह थी जहां पर कुछ घटना घट जाती है। अब ये चोरी चोरा जगह कहां है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको देखने को आएगी। वहां क्या हो रहा था? शांतिपूर्वक एक जुलूस जा रहा था जिसका पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो जाएगा, और पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो जाने के कारण क्या हुआ? क्या भीड़ गुस्सा हो गई और गुस्साई भीड़ ने क्या कर दिया? थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाई तो इससे क्या हुआ कि कई सारे पुलिस वालों की मौत हो गई। और गांधी जी ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि आंदोलन अहिंसक होते जा रहा है, और गांधी जी ने फरवरी 1922 से इस आंदोलन को बंद करने का या स्थगित करने की घोषणा कर दी। फरवरी में भी अगर तारीख पूछ रहे हैं तो कौन सी तारीख? 22 फरवरी। और घटना के बारे में अगर आप ज्यादा एक्यूरेट लिखना चाहें तो ये घटना चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये भी फरवरी में हुआ था, तो इसकी तारीख क्या लिख लेंगे आप? 5 फरवरी।
मैं डेट ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो आप इतना भी लिख सकते हैं चोरी चोरा कांड, और अगर आपको याद रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जुलूस का और पुलिस का हिंसक टकराव हो गया। फिर भीड़ गुस्सा हो गई और उस गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वालों की मौत हो गई। गांधी जी को ये सूचना मिली तो गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो गया और गांधी जी ने ये आंदोलन बंद करने का फैसला लिया। और कब बंद किया गया या कब स्थगित किया गया? 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया था। तो ये आपके जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, जिनके बारे में लिखा गया संक्षेप में लिखें, तो उसके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट आपकी देख पा रहे हैं, का खा गा घा करके दिए गए थे। इन चारों के उत्तर हमने देखे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए अब देखें यहां पर कि अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का संक्षेप में लिखे वाले का, उसमें क्या है, उसमें बोला गया सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो आप बताइए क्या मतलब है। हम तो पढ़ चुके हैं, ये हमने सारे वीडियोस में देखा है। क्या मतलब है सत्याग्रह के विचार का? गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दिया था ना, हमने देखा था ना, क्या था सत्याग्रह का मतलब? क्या था? सत्य प्लस आग्रह, ये हमने देखा हुआ था ना। सत्याग्रह कैसे बना था? सत्य प्लस आग्रह, 2 शब्दों से बना था। तो इसमें क्या था कि सत्याग्रह के विचार में मूल आधार सत्य की शक्ति का आग्रह, सत्य प्लस आग्रह था, सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज। गांधी जी ने इसके, और गांधी जी क्या थे? इसके प्रबल समर्थक थे, और उन्होंने इसकी व्याख्या भी की थी कि ये कैसे सत्याग्रह काम करेगा। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपका उद्देश्य कैसा है? सच्चा है, आपके संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं, तो आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, आप शरीर से हष्ट-पुष्ट होने जरूरत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा गांधी जी ने? उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, मतलब कैसे करना है? आपको अहिंसा के सहारे से, अहिंसा के सहारे से ही इस आंदोलन को आप संघर्ष या अपने संघर्ष को आप सफल बना सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि इसमें करेंगे क्या? तो गांधी जी ने बताया कि आपको करना क्या है कि जो दमनकारी शत्रु है, जो आपको दबा रहा है, उसकी चेतना को झंझोड़ना है, उसकी अंतर आत्मा को, चेतना की जगह आप अंतर आत्मा भी लिख सकते हैं, उसकी अंतर आत्मा को झंझोड़ना है। अब अंतरात्मा को झंझोड़ेंगे तो उत्पीड़न शत्रु को नहीं बल्कि लोगों की हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार कराना है। क्या करना है? सत्य को स्वीकार कराना है और इसके लिए विवश कर देना है। लेकिन ये माध्यम कैसे हो? उसकी आत्मा का झंझोड़ कर हो, मारपीट कर नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसे वह सहज भाव से ही स्वीकार कर लेगा, और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। हमने ये भी देखा था कि भारत में एक हम वाक्य कहते हैं जिसको कहते हैं सत्यमेव जयते, तो इसके द्वारा क्या होगी? लास्ट में सत्य की ही जीत होती थी। और गांधी जी का इसमें अटूट विश्वास था, है ना, अटूट विश्वास देखने में आता था गांधी जी का। और अहिंसा ही जो धर्म था, उनका कहना था कि अहिंसा का जो धर्म है वो सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरो सकता है, कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे सभी भारतीय एक सूत्र में बांधे जा सकते हैं। ये गांधी जी का इसके बारे में मानना था, है ना, सत्याग्रह के विचार के बारे में मानना था। क्लियर? इसमें क्या लिखेंगे? गांधी जी ने क्या किया? सत्य प्लस आग्रह से बना। सत्य प्लस आग्रह मतलब आपको क्या करना है? इसमें सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाएगा। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सच्चा। संघर्ष कैसा होना चाहिए? अन्याय के खिलाफ। और इसके लिए आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, जबकि क्या करना है? आपको सिर्फ इससे ही काम चल जाएगा, आपका आत्मबल अच्छा होना चाहिए, शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर प्रतिशोध की भावना ना हो, आक्रामकता का सहारा ना हो, आप केवल क्या करें? ये जो सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, सत्याग्रही, अहिंसा के माध्यम से इसको कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी आत्मा को झंझोड़ देना है। और आप देखेंगे कि उसे आपको मजबूर नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, ऐसे ही सहज भाव से उसको प्रेरित करना है कि वो ये स्वीकार कर ले, सत्य को स्वीकार कर ले। और लास्ट में सत्य की विजय होगी। और गांधी जी का इसमें बहुत ज्यादा विश्वास था, अटूट विश्वास था, और उनका मानना था कि अहिंसा जो है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अब आपको एक खबर लिखनी है, जैसे आप रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और आपको एक खबर लिखनी है अपने संपादक के लिए कि आपकी खबर उनके अखबार में छापी जाए। तो कोशिश ये की जाती है कि जब आप रिपोर्टर हैं और आपकी कोई खबर है तो आप चाहते हैं कि आपकी खबर मुख्य पृष्ठ पर छपे,
है ना। तो इस आदमी व्यक्ति अपनी खबर देता है तो वो लिखता है कि इसे बड़ी खबर है, इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा जाए, फिर पेपर वाले डिसाइड करते हैं कैसे छापना है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे क्या है। तो इसमें पहला जो बात की गई है कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जो है, जो आपको जानकारी मिली है, वो आपको अपने संपादक को भेजना है और ये बताना है कि यहाँ क्या क्या हुआ था और इस खबर को आप अपने अखबार में छापें, इसके लिए लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले किसको भेज रहे हैं, तो हम संपादक लिख देंगे। यहाँ पर जिस भी आप न्यूज़पेपर को भेजने वाले होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, नव भारत, अमर उजाला, जिस भी न्यूज़पेपर को लिखने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसका मुख्यालय जहां भी है, किसी का भोपाल में है, किसी का दिल्ली में है, किसी का चंडीगढ़ में है, तो उनका हेडक्वार्टर जहां भेजने वाले हैं, जहां उनका मुख्यालय है, तो उसका नाम लिख देंगे। और नीचे चूंकि संपादक हमसे बड़ा व्यक्ति है तो महोदय से स्टार्ट करेंगे। तो क्या जाएगा, संपादक, फिर किस पेपर का संपादक है उसका नाम और उनका मुख्यालय कहां हम भेजने वाले हैं, फिर महोदय से स्टार्ट करेंगे। फिर हम घटना का वर्णन देना स्टार्ट करेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि वो वर्ड टू वर्ड हो, थोड़ा बहुत जब हम घटना का वर्णन देते हैं तो जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मसाला बढ़ जाता है, मतलब बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्या होगी, उसमें लिखेंगे, हम बोलेंगे कि हमने आज 13 अप्रैल 1919 की शाम को जलियांवाला बाग में एक भयंकर हत्याकांड हुआ। हत्याकांड क्या हुआ, हत्याकांड ने क्या किया, विश्व की मानवता को शर्मिंदा कर दिया। ऐसे शब्द लिखना पड़ते हैं उसमें कि विश्व की मानवता को शर्मिंदा कर दिया। तो अब इसमें दो प्रकार के धड़े हैं, एक तो अंग्रेज और एक भारतीय। अंग्रेज जो है वो अपने आप को सभ्य कहते हैं और भारतीयों कहा जाता है असभ्य, अशिक्षित। तो उसमें आगे हम क्या लिखेंगे, एक और जहां अंग्रेजी सरकार अपने आप को सभ्य कहने वाली, या ऐसा लिखेंगे, एक और अपने आप को सभ्य कहने वाली अंग्रेजी सरकार और दूसरी ओर असभ्य, अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, उसमें आप घटना का वर्णन करेंगे तो लिखेंगे, यह घटना इस प्रकार घटी कि पंजाब के दो नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई। सार्वजनिक हड़ताल हो गई और जगह जगह पर जनसभाओं का आयोजन हुआ। अपन ने देखा था ना 10 अप्रैल के दिन एक कुछ घटना घट गई थी, फिर मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसी समय आज 13 अप्रैल, हमने देखा था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोगों के इकट्ठा होने के दो कारण थे। एक तो इस जो भी 10 अप्रैल के दिन घटना घटी थी उसके विरोध प्रकट करने के लिए मार्शल लॉ लगा हुआ था, ये जानकारी नहीं थी लोगों को। और दूसरा क्या था, मेला। तो आज 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने जा रहे थे और इस बाग में कहां जा रहे थे, जलियांवाला बाग में। और इस बाग में एक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। अब यहां पर शांतिपूर्ण जनसभाएं भी चल रही थी, लेकिन अचानक जनरल डायर वहां पहुंच जाता है। अब जनरल डायर कौन है, ब्रैकेट में लिख देंगे, जनरल डायर डिवीजन का कमांडर। जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है और बाग के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया जाता है, बंद कर देता है। और बिना किसी को, चूंकि पुलिस को कहा जाता है कि आप पहले चेतावनी दें, बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी करीब 10 मिनट चली और 10 मिनट तक चली। चूंकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं था तो लोग इस कारण से उस बाग में क्या हो गए, फंस जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चूंकि पूछा जाएगा वहां कर, प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बाग में लोगों की संख्या थी वो लगभग 20,000 के आसपास बताई गई है और इसमें से 1,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े, चूंकि मारे तो ज्यादा गए थे, ये अपन ने देखा था, लेकिन सरकारी आंकड़े केवल कितना बता रहे हैं, 379। लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 379 बताई गई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा, है ना, गुस्सा भड़क उठा। और अमृतसर तथा पंजाब, क्योंकि पहले तो अमृतसर बस में मार्शल लॉ लगा था, अब क्या कर दिया, अमृतसर तथा पंजाब में तनाव का माहौल हो गया। अब सरकार को भी इस स्थिति पर काबू पाना था, तो सरकार स्थिति को काबू पाने के लिए क्या करेगी, मार्शल लॉ को बढ़ा देगी। तो वो क्या करेगी, पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा देगी। ये घटना की जानकारी हमने दे दी। अब हम अपने संपादक से निवेदन कर रहे हैं। अतः मैं निवेदन करती हूं या करता हूं कि इस समाचार को अपने, है ना, यहां पर अगर आप पुरुष हैं तो आप करता हूं लिखेंगे, अगर आप महिला हैं तो करती हूं लिखेंगे, है ना। मतलब अगर गर्ल्स बॉय कॉन्सेप्ट है तो करता करती आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बता रही है, रक्षक, अवार्ड भी दिया था इनने बाद में, रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए।
ठीक। और नीचे क्या लिख देंगे, जय हिंद, चूंकि आप भारत के हैं। और भवदिया या भवदी, अगर आप गर्ल्स हैं तो भवदिया लिखेंगे, पुरुष हैं या लड़के हैं तो भवदिये लिखेंगे। नीचे अपना नाम, चूंकि पेपर में नाम नहीं लिखना तो काखा गा, राहुल कुमार, विजय कुमार, है ना, ऐसे कुछ, अरुण कुमार, ऐसे कुछ आपको नाम लिख देने हैं। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया। एक बार और देख लो कैसे बताएंगे। अब जब आपको ये जानकारी देनी है तो कैसे देंगे, हम अपने संपादक का नाम, पेपर का नाम, उसका मुख्यालय, फिर महोदय से स्टार्ट करेंगे। बताएंगे कि चूंकि हम उस टाइम पर हैं तो हमें आज की घटना बतानी है, तो हम आज की घटना शाम को भेज रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं वहां पर कि आज 13 अप्रैल 1919 की शाम को जलियांवाला बाग में एक भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसने क्या किया, मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक ओर तो अपने आप को सभ्य कहने वाले अंग्रेज और दूसरी ओर असभ्य और अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, उसमें आगे बढ़ते चलेंगे। घटना इस प्रकार घटी कि वहां के दो स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सार्वजनिक हड़ताल हो गई तथा हर जगह क्या होने लगी, जनसभाओं का आयोजन होने लगा। आज इसी समय, आज 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले का भी आयोजन होना था और बैसाखी के मेले में लोग सम्मिलित होने के लिए इस बाग में एकत्रित हुए। इसी बाग में पहले से एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। अचानक जनरल डायर वहां पहुंचा और उस सेना की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और बिना चेतावनी के क्या कर दिया, निहत्थे, चूंकि इनके हथियार तो थे नहीं, निहत्थे लोगों पर गोली चलाना का आदेश दे दिया। गोली कितनी मिनट तक चली, 10 मिनट तक गोली चली, लेकिन लोगों के पास बचाव का कोई मार्ग नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीड़ कितनी थी, 20,000 की थी, जिनमें मरने वालों की संख्या लगभग 1,000 बताई गई है, जो सरकारी आंकड़ों में केवल 379 बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा। अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल हो गया। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं या करती हूं कि समाचार को अपने मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारत वर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। नीचे फिर अपना जय हिंद, फिर अपना नाम। तो नाम कैसे, भवदिया या भवदी लिखकर अपना नाम लिख देंगे। पेपर में नाम नहीं लिखना है, आप कुछ दूसरा नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, या काखागा लिख के छोड़ देंगे। अब ऐसी ही एक घटना घटी जिसमें बोला गया कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसके दौरान भारत में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी आपको अपने संपादक को देनी है। कैसे लिखेंगे, संपादक नवजागरण या दैनिक भास्कर या द हिंदू, जो भी लिख रहा है, ये इनका जहां भी मुख्यालय होगा, तो कलकत्ता, इसका मुख्यालय कलकत्ता है तो इन्होंने लिख दिया कलकत्ता महोदय। फरवरी 1928 को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों का कमीशन भारत भेजा। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, अतः इस कमीशन का घोर विरोध होने लगा। साइमन को, इस कमीशन को काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, ये यहां पर देखने को आया। साइमन कमीशन का प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय नहीं था, वहीं जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो वो रिपोर्ट भी क्या थी, अपूर्ण थी और अव्यवहारिक थी। मतलब वो उसकी कोई ऐसी नहीं थी कि वो आज के हिसाब से व्यवहारिक थी, मतलब उस समय के हिसाब से व्यवहारिक थी, अव्यवहारिक थी। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख ही नहीं था और ना ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया था कि हमारी जो कब्जा किया गया राज्य है उसकी क्या स्थिति है, उसको भी स्पष्ट नहीं किया था। और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था। कमीशन किस लिए आया था, भारत में संवैधानिक चीजों की जांच करने के लिए। इन रिपोर्ट में इन सब चीजों का उल्लेख नहीं था। कमीशन ने वयस्क मताधिकार की मांग, जो वयस्क मताधिकार मतलब 18 से, जैसे भी भारत में क्या है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो वोट डाल सकते हैं, तो ये वोट डालने वाली मांग को भी उनने अव्यावहारिक बता दिया कि बोले ये व्यवहारिक नहीं है। अतः रिपोर्ट से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए या ये रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसी कारण चारों ओर इसका विरोध हुआ। इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। यह सरकार कि भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करती है। सरकार की जगह आप ब्रिटिश सरकार भी लिख सकते हैं कि यह ब्रिटिश सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करती है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें और भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें।
फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, जय हिंद, भवदी या भवदिया, और आपका काका का नाम, राहुल कुमार, जो भी अब अपना नाम नहीं लिखना पड़ता है पेपर में, कोई दूसरा नाम या फिर ऐसे ही काका का लिखकर छोड़ दें। तो ये वाली बातें हमने यहां पर देखी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहने वाला है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत माता की छवि और जर्मेनिया में जो उनकी माता की छवि बनाई गई, जर्मेनिया में एकता के लिए जो भी, चूंकि भारत माता की छवि क्यों बनाई गई थी, ताकि हमें राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में रखी गई थी। तो इन दोनों छवियों के बारे में आपको ये देखना है कि भाई ये दोनों छवियां कैसी हैं। तो सबसे पहले इन दोनों छवियों को आप देख लीजिए। चूंकि भारत की जो छवि है या भारत माता की जो छवि है, आप ये दोनों फोटो देख लीजिए। ये जर्मेनिया वाली फोटो है, जर्मेनिया में ये छवि चलती थी, और ये भारत माता की फोटो है। अब इन दोनों, ये जो भारत माता की फोटो है ये अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई, और ये वाली जो फोटो है जर्मेनिया की, ये फिलिप वेट के द्वारा बनाई गई। अविंद्रनाथ टैगोर की जो फोटो है, इसी फोटो को, ये फेमस फोटो थी, और इसी फोटो को आधार बनाकर इसमें फिर बदलाव किए गए। अलग अलग जगह पर भारत माता अलग अलग प्रकार से बताई गई, कहीं शेर पर सवार, कहीं शेर और हाथी बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, लेकिन बेसिक चित्र ये देखने में आया। और ये वाली फोटो जर्मेनिया की है। तो आप थोड़ा सा एक बार गौर से दोनों फोटोओं को देख लीजिए, और दोनों में अंतर व्यक्त हमको करना है। तो हम अंतर लिखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होंगे। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बैठ गई दोनों फोटो बैठ गई। तो चलिए हम देखते हैं अंतर की तरफ क्या होगा। तो सबसे पहला अंतर तो आ जाएगा कि इनका निर्माता या इनको बनाने वाला, इनका पेंटर या चित्रकार कौन है। तो जो भारत माता की छवि है, वो भारत की पहली फेमस पिक्चर जो बनाई थी, किसने बनाई थी, अविंद्रनाथ टैगोर ने। कब बनाई, 1905 में। ये भारत माता की पहली फेमस चित्र इनके द्वारा बनाया गया। जबकि अगर आप देखें कि जर्मेनिया में छवि किसके द्वारा बनाई गई, जर्मेनिया में छवि बनाई गई फिलिप वेट के द्वारा 1848 के अंदर हमें यह देखने में आएगी। फिर दूसरा बात आती है कि अब फोटो आपने जब गौर से देखा है, तो अब हमें इनके भावों के बारे में देखना है कि ये फोटो देखने में कैसी लग रही है। तो आपने भारत माता की फोटो देखी है, तो भारत माता की फोटो कैसी लग रही है, भारत माता को एक मां के तरीके से बताया गया है, मतलब माता बताया गया है तो एक मां के रूप में। अब मां कैसी बताई गई है, तो अन्नपूर्णा के रूप में। अन्नपूर्णा मतलब जो आपके खाने पीने की हर चीजों की पूर्ति कर देती है, उस रूप में इनको बताया गया है। अब फोटो में और गौर से देखें तो क्या है, उनके एक हाथ में क्या देखने को मिलेगी, आपको एक हाथ में माला देखने को मिलेगी, एक हाथ में पुस्तक देखने को मिलेगी, एक हाथ में भोजन और एक हाथ में कपड़ा। यही चीजें है ना कि आप पढ़े लिखे लो, आप कपड़ा हो, खाना पीना हो, तो ये सारी चीजें इनके बारे में बताई गई थी। ये भारत, और ये क्या कर रही हैं, ये भारतीयों को ये चीज प्रदान कर रही हैं। तो ये भारत माता की फोटो में आपने देखा होगा। जबकि अगर हम जर्मेनिया की फोटो देखें, तो जर्मेनिया में जो फोटो बनाई गई है, उसमें क्या देखने में आ रहा है कि वो जर्मेनिया में जो राइन नदी है, उसका पहरा देते हुए हमें दिखाई दे रही है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या देखेंगे इसमें, अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत माता आपको देखने में ओवरऑल कैसी लग रही हैं। हमने ये तो बता दिया कि भाई भारत माता के हाथ में एक में पुस्तक है ना, एक के अंदर कपड़ा है, एक के अंदर खाने वाली कोई चीजें हैं, ऐसी इनके द्वारा कुछ बता दिया गया। अब इसमें देखने में आपको लग कैसा रहा है, ये भारत माता अगर ओवरऑल कहें, आपको इतना ना कहना पड़े, तो कैसी लग रही है, एक सन्यासी के रूप में देखने को मिल रही। कैसी, सन्यासिनी, एक सन्यासिनी के रूप में आप इनको देख पा रहे हैं। जबकि जर्मेनिया वाली में क्या देख रहे हैं कि जर्मेनिया की जो फोटो है उसमें क्या है, तलवार है उनके हाथ में, वो तलवार के साथ खड़ी हुई हैं। ठीक, भारत माता को सन्यासी के रूप में बताया गया है और उनके हाथ में त्रिशूल भी दिया गया है। जब दूसरी फोटो आप देखेंगे जिसमें त्रिशूल दिया गया है और उनके आसपास हाथी और शेर भी देखने को मिलेगा, तो उनके एक हाथ में त्रिशूल दे दिया गया है, त्रिशूल दिया गया है, और पास में क्या है, हाथी और शेर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों के बीच में वो खड़ी हैं, कई फोटोओं में इनके पास खड़ी हैं, कई में शेर पर सवार हैं, ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। और ये दोनों ही पशु क्या हैं, ये दोनों जानवर किस तरीके से उपयोग होते हैं, शेर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, हाथी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या है, शक्ति और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिखाई दे रही। जबकि जर्मेनिया में क्या है कि इनकी हाथ में तलवार है, और तलवार के ऊपर क्या लिखा हुआ है, खुदा का मतलब उस पर खुदाई करके क्या लिखा है, जर्मन तलवार, और राइन नदी की रक्षा करते हुए वो यहां पर दिखाई गई है। ये दोनों बातें क्लियर। अब अगली आती है कि अगला पॉइंट जो आप देखेंगे, चौथा अगला पॉइंट, इसमें क्या देखेंगे आप, भारत माता की दोनों छवियों में जो भी चल रही थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और उसके बाद जो उसमें बदलाव किए गए, उनमें क्या बताया गया है कि इनको शांत दिखाया गया है, गंभीर दिखाया गया है, और आध्यात्मिक गुण, मतलब कैसे गुण है इनके अंदर, देवीय गुणों से, देवीय भाव इनके चेहरे पर प्रकट किया गया है, ऐसा बताया है कि ये देवीय भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इनको हम माता के तरीके से या देवी के तरीके से भी पूजा करते हैं। जबकि आप जर्मेनिया वाली चित्र देखेंगे तो इसमें क्या है, रौद्र, रौद्र मतलब गुस्सा जैसा चित्र आपको देखने को मिलेगा कि उनमें थोड़ा सा क्रोध है, और ये भी क्या है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक देखने में आया है।
अगला पॉइंट कि भारत माता की जो छवि है वो श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा समझते हैं ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है श्रद्धा? श्रद्धा कहलाती है जब आप किसी के लिए निष्ठा मतलब भक्ति का भाव रखते हैं, वो श्रद्धा कहलाती है, शांतिपूर्वक सहज तरीके से। तो यहां पर क्या है, भारत माता की छवि में क्या है, श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक बताया गया है। जबकि यहां पर क्या है, रौद्र गुणों से युक्त है। क्योंकि दोनों फोटो बनाई किस लिए गई हैं? दोनों तो राष्ट्रवाद के लिए बनाई गई हैं। तो यहां पर क्या है कि श्रद्धा का भाव है और यहां पर क्या है, रौद्र गुण है। तो हैं दोनों किस चीज के लिए? राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्रीयता का प्रतीक। तो ये वाली क्या हो जाएगी, रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का प्रतीक यहां पर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने ये वाले पॉइंटों पर डिस्कस किया हुआ था। ठीक, अब एक बार फिर से आप फोटो देख लो, फिर से फोटो देख लो कि क्या है, अपन ने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सही है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो आ गया कि भाई इस फोटो को किसने बनाया, तो सबसे पहले लिख दिया कि भाई इस फोटो को फिलिप वेट के द्वारा बनाया गया, जबकि भारत माता का प्रसिद्ध चित्र अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। फिर दूसरा हमने देखा कि इसमें हमें देखने में क्या लग रहा है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं फोटो में कि भारत माता का जो चित्र है उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। तो 4 हाथ हमारे यहाँ कई सारी देवियों में 4 और 8 हाथ बताए गए हैं। तो इन्हें हमने बताया अन्नपूर्णा जैसे। एक हाथ में कपड़ा, आप देख रहे हैं, एक हाथ में कपड़ा, एक हाथ में माला, एक हाथ में कुछ खाद्यान्न की चीजें और एक हाथ में कुछ पुस्तकें, आप ये देख पा रहे हो। तो हमने ऐसा बताया शांत। अब इनको कैसा देख पा रहे हैं आप, एकदम शांत सन्यासिनी। इनके वस्त्र कैसे बनाए गए हैं, जैसे साधु संत या जो सन्यासिनी है वैसे पहनते हैं, वैसे कपड़े यहां पर दिखाए गए हैं। जबकि इनके हाथ में क्या है, तलवार दी गई है जिस पर लिखा हुआ है जर्मन तलवार, और ये क्या कर रही है, राइन नदी का पहरा दे रही है। चेहरा आप दोनों का गौर से देखें तो इनमें दिखेगा कि एक में बिल्कुल शांत, एकदम श्रद्धा का भाव दिख रहा है, एक में थोड़ा सा गुस्सा देखने को आ रही है। तो ये दोनों राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, फोटो में अंतर है। तो यही अंतर हमने यहाँ पर, ये 5 अंतर यहाँ पर लिखे हुए थे। दोनों के नाम लिख दिया, अविन्द्रनाथ टैगोर, फिलिप वेट। फिर यहाँ पर दिखा दिया कि ये कैसी हैं, वहां पर बता दिया कि राइन नदी का पहरा दे रही हैं। यहाँ पर बता दिया कि इन्हें सन्यासी के रूप में बताया गया है, जिनकी एक हाथ में त्रिशूल है और पास में हाथी और शेर दोनों देखने को मिले, जो सत्ता का प्रतीक है। यहाँ पर बता दिया जर्मन तलवार लेके रखी है, गुस्सा तरीके से रुद्र रूप में देखने को आ रही है। अब भारत माता की जो दोनों छवियां हैं वो कैसी हैं, शांत गंभीर बताई गई हैं, और जर्मेनिया की छवि कैसी है, रौद्र गुणों से युक्त बताई गई है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत करी हैं। तो अगर ये अंतर लिखने को आपको आता है तो आप ऐसे ही पॉइंट बनाकर, इसलिए ये इमेज दिखाई गई है कि आप ये इमेज देख लें, आपके दिमाग में ये दोनों इमेज सेट हो जाए, तो आपको मतलब इतने सारे पॉइंट याद ना रहे तो कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा, तो आप कुछ तो लिख पाएंगे। तो आप ये इमेज जरूर देखें। इमेज देखने से क्या होगा, आप अंतर आसानी से पैदा कर पाएंगे और अंतर आसानी से लिख पाएंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग आपको चित्रकार से ही करनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। तो अगले प्रश्न में बात की जा रही है असहयोग आंदोलन में, है ना, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए, है ना। जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उनकी सूची बनाइए और उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और उनके संघर्ष के बारे में लिखते हुए आंदोलन में शामिल क्यों हुए, ऐसा बताइए। तो हमने जब असहयोग आंदोलन पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, असहयोग आंदोलन पढ़ा है। जिनने नहीं पढ़ा है वो असहयोग आंदोलन वाला वीडियो देख लें, और वो देख लेंगे तो उनको ये वाली पॉइंट या इसमें कौन कौन से लोग आए हैं वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, याद आ जाएगा क्या क्या है। असहयोग आंदोलन का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, गांधी जी ने बोला था कि सहयोग नहीं करेंगे वही असहयोग है। जब हम सहयोग नहीं करेंगे तो इनका अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो जो टिका हुआ है भारत में, भारतीयों के सहयोग के कारण टिका है, तो वो ढह जाएगा। ऐसी बातें करी थी। फिर हमने देखा था कि इस असहयोग आंदोलन के भीतर की अलग अलग धाराएं, जिसपे हमने देखा था ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग और बागानों के अंदर, ऐसी हमने 3 अलग अलग धाराएं देखी थी। हमने देखा था कि शहर के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट होता है असहयोग कैसे, शिक्षित वर्ग के साथ और मध्यम वर्ग के साथ। शिक्षित वर्ग मतलब जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे वो वाले लोग, और मध्यम मतलब जो छोटी मोटी नौकरी करते थे, क्योंकि ज्यादातर भारत में उस समय जो शिक्षित वर्ग था वो ही मिडिल क्लास के अंतर्गत आया करता, सारा नहीं लेकिन अधिकतम आया करता था। तो उनके साथ हमने स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद हम गांव के अंदर गए थे, तो गांव में हमने क्या देखा था कि एक हमने किसान वर्ग देखा था, एक हमने आदिवासी वर्ग देखा था, याद है कि नहीं। फिर हम बागानों के अंदर गए थे, तो हमने बागानों का श्रमिक वर्ग देखा था। तो हमारे पास ये 4 वर्ग आ गए थे। तो हम इन चारों की क्या करेंगे, सूची बना लेंगे। देखो आप इसमें चारों की सूची हम बना लेंगे। क्या है, एक शिक्षित मध्यम वर्ग आ गया, ये व्यापारी वर्ग आ गया, बागान का वर्ग आ गया, और सामान्य जनता जो इसमें रही वो तो इसके साथ आ ही गई। तो ये वर्गों का हमने समूह बना लिया। अब इनमें से हमें चर्चा करनी है क्या है। तो इसमें लिखेंगे क्या, आप आंसर की स्टार्टिंग कैसे करेंगे
कि भारत में, या ऐसा लिखेंगे 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में अपनी अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से हिस्सा लिया, या अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ हिस्सा लिया। या ऐसा लिखेंगे कि भारत में या 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सामाजिक वर्गों का अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। ठीक, अब इस आंदोलन में जैसे ही शामिल हुए तो इसमें प्रमुख वर्ग जो थे वो कौन कौन से थे वो लिख देंगे। शिक्षित और मध्यम वर्ग हो जाएगा, और भारतीय दस्तकार मतलब मजदूर वर्ग जो हो गए वो हो जाएगा, भारतीय किसान हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग हो जाएगा, जमींदार वर्ग हो जाएगा, व्यापारिक वर्ग हो जाएगा। ये सभी वर्ग, मतलब चूंकि असहयोग में क्या था कि भारत में लगभग सभी लोगों ने योगदान दिया था, तो आप लगभग सबके नाम इसमें लिख सकते हैं। फिर चूंकि हमने जो 4-5 वर्गों को अलग अलग बांट के पढ़ा था, उनमें से किन्हीं 3 को लिखना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षित मध्यम वर्ग की बात की गई है। शिक्षित मध्यम वर्ग क्या था, हमने देखा था ये वाली शाखा कहां स्टार्ट हुई थी, शहरों के अंदर स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ेंगे। छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, जो वकील हैं उन्होंने क्या किया, अदालतों में जाना छोड़ दिया। तो ये वाली बातें हमने यहाँ पर देखी हुई। तो आप यहाँ देखें, इसमें क्या है कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये स्टार्टिंग हमने पढ़ी हुई थी। इसमें क्या था कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था, वो जा नहीं रहे थे वहां पर। शिक्षकों ने भी क्या दे दिए थे, इस्तीफे दे दिए थे। वकीलों ने भी क्या कर दिया था कि मुकदमे नहीं लड़ेंगे। तो ये वाले वर्ग भी ये इसके अंदर थे, शहरी वर्ग के अंदर या शिक्षित वर्ग के अंदर। और ये शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल क्यों हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था, देखो अंग्रेजों में समस्या क्या थी कि अंग्रेज जब सरकारी नौकरी में लिया करते थे ना, तो आप चाहे उनके बराबर पढ़े लिखे हो या ना हो, अगर अंग्रेज आपसे कम पढ़ा लिखा भी है, आपसे कम योग्यता भी रखता है, तब भी वो आपसे ऊपर वाली नौकरी ही पाएगा। आप उनके बराबर पढ़े लिखे हैं, आपको आता भी ज्यादा है, आप संघर्ष भी ज्यादा कर आए हैं, आप समझते भी चीजों को ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एक छोटी नौकरी से ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो शिक्षित वर्ग चाहता था कि यार हम जब बराबर पढ़े लिखे हैं तो हमें भी ऊपर की नौकरियों के अंदर हिस्सा दिया जाए। तो यहां पर क्या था, देखिए आप कि उनको क्या था कि बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे, जबकि भारतीय लोग क्या है, अंग्रेजों के मुकाबले में केवल क्या थे, क्लर्क बनकर रह जाते थे। क्लर्क मतलब वो असिस्टेंट वाला काम, फाइल उठाते थे, जबकि वो सामने वाला अधिकारी बना वो अपन से कम जानता है, अपन से पढ़ने में भी कम था, पेपर में नंबर भी कम आ रहे थे, लेकिन क्राइटेरिया क्या था कि अंग्रेज अधिकारी बनेगा और भारतीय क्लर्क या 4th ग्रेड की नौकरी में जाएगा। तो ये यहाँ पर तो इस चीज को लेकर ये आंदोलन में शामिल हुए थे। उनका मानना था कि हम पैदा हुए हैं, क्लर्क बनेंगे और क्लर्क बने रहकर ही हम मर जाएंगे। तो इस भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में ये क्या हुए थे, अंग्रेजी सरकार के विरोध में शिक्षित वर्ग शामिल हुआ था। समझ में आई बात कि इसमें क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखो, अब दूसरा वर्ग जो है जिसको आप व्यापारी वर्ग कह रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग क्या है, व्यापारी वर्ग के बारे में भी हमने देखा था कि व्यापारी वर्ग जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ था उसमें क्या था, व्यापारी वर्ग को काफी फायदा हुआ था, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, वो ताकतवर भी हो गए थे। वो क्या चाहते थे, उनकी आकांक्षा क्या थी, वो चाहते थे कि भाई एक ऐसा देश बन जाए। उनके लिए औपनिवेश के खिलाफ असहयोग का मतलब क्या था कि एक ऐसा देश जहां पर वो निर्बाध रूप से अपना व्यापार कर सके, ये व्यापारियों के लिए मेन मतलब हुआ करता था। तो व्यापारियों ने क्या किया कि उनने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी पैसा लेने से इंकार कर दिया। कारण क्या था कि वो अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों के कारण इसका विरोध कर रहे थे। कैसी नीतियां, व्यापारिक नीतियां। आपने कुछ मंगाया, बोले हमसे बिना पूछे कैसे मंगा लिया, तो आपको टैक्स लगेगा। तो वो उनकी गलत व्यापारिक नीतियों का पूरी तरह से उनका विरोध कर रहे थे। उनकी व्यापारिक नीतियों के कारण इनका व्यापार भी खराब हो रहा था। अंग्रेज क्या करते थे कि सस्ते दामों में भारत से कच्चा माल ले जाते थे, विदेश में वो कच्चा माल बनाते थे अपने मतलब इंग्लैंड में, और फिर जब वो माल आता था तो भारत में महंगे दामों पर बेचा करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता था। कैसा, आप देखें भारत में हमने देखा कि असहयोग के दौरान खास तौर से विदेशी वस्तुओं का या कपड़े का बहिष्कार किया गया, जिसको हमने कहा स्वदेशी आंदोलन। अब विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया था तो यह भी देखा था कि भाई कोई व्यक्ति बिना कपड़े का तो रहेगा नहीं, कपड़ा तो जरूरी है, उसको कपड़ा तो चाहिए। जब कपड़ा उसको चाहिए तो फिर वो क्या करेगा, तो भारत से ही कुछ खादी वगैरह उसने खरीदना स्टार्ट किया था। खादी क्या थी, महंगी थी, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहां से कॉटन ले जाते थे और अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाते थे, तो लेबर कम लगती थी, प्रोडक्शन ज्यादा होता था, इस कारण से चीजें क्या थी, सस्ती थी। तो वो यहां से कच्चा माल ले जाएंगे। अगर वो कच्चा माल ना ले जाए तो हो सकता है यहाँ कच्चा माल ज्यादा हो, यहाँ पर ज्यादा लोग बनाए तो हो सकता है खादी के दाम भी यहाँ पर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैक्ट्रियों के अंदर कॉटन जाने लगा, फैक्ट्रियों के अंदर कपास जाने लगा, यहां पर कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई भारत में। वो आपूर्ति कहां हो रही थी, इंग्लैंड के अंदर। वहां फैक्ट्री से माल बनकर आ गया और फैक्ट्री से माल बनकर आया और यहां पर उसे थोड़ा सा
भारतीय कपड़े कंपैरिजन में सस्ता लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाकर बेचा जाने लगा। इससे व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से परेशान था, तो वो भी इनके विरोध में आंदोलन में आ गया। तो व्यापारी वर्ग का उद्देश्य क्या हो गया? व्यापारी चाहते थे कि एक ऐसा वो औपनिवेशिक राज्य की जो व्यापार विरोधी नीतियां थी उनका विरोध चाहते थे, आयात में सुरक्षा चाहते थे कि हम आयात निर्यात कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे, जिनमें से एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन फिक्की भी था, हमने देखा हुआ था। और वो क्या चाह रहे थे कि भाई जो भी चल रहा है यहां पर, इसी कारण से उन्होंने क्या किया था, स्वदेशी और जो भी विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया था कि हम ना तो विदेशी कपड़ा खरीदेंगे ना उसको हम बेचेंगे। बागान के मजदूरों के लिए इसका अपना एक अलग मतलब था। अपन ने देखा था कि बागान के मजदूरों के लिए मतलब क्या था। बागान के मजदूर कह रहे थे कि हमें तो इस स्वराज्य के मतलब से क्या हो गई है, आजादी मिल गई है। मतलब कैसी आजादी? वो 4 दीवारी के अंदर जहां रह रहे थे उससे जब चाहें तब आना जाना स्टार्ट कर दें। तो इनके लिए जो अवधारणा थी वो उनने कुछ अलग ही तरीके से समझ में आई। उनके लिए क्या था कि 4 दीवारियों से बाहर निकलकर हम आंदोलन करेंगे। तो गांधी ने स्वराज की घोषणा की तो ये क्या करने लगे, अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। इनको लगा कि गांधी राज आ गया है, अब सब कोई हम अपने गांव जा सकता है, हर एक व्यक्ति को जमीन मिलेगी। तो इस आशा में क्या हुए, ये अपने घरों की ओर लौटे। लेकिन और क्यों लौटे? क्योंकि उनको लग रहा था कि हर एक व्यक्ति को गांधी राज में जमीन मिल जाएगी। लेकिन ये जा नहीं पाते हैं। नहीं जा पाने के पीछे आपको कारण पता है क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि हड़ताल चल रही थी। तो रेलवे और दूसरे जो भी आपके साधन थे यात्रा के, सब जगह हड़ताल थी, तो ये जा नहीं पाए, रुक गए। पुलिस ने पकड़कर इनको पीटा भी था। तो बागानों में जो मजदूर थे उनके लिए क्या मतलब हो गया? उनके लिए मतलब ये था कि स्वतंत्रता इन 4 दीवारों से, या जिस एक्ट के तहत उनको रजिस्टर्ड कर बागानों में मजदूरी कराई जा रही है उससे फ्रीडम, गांव में रहें, अपनी खेती करें। तो मजदूरों के लिए था। एक वर्ग है जिसको कहते हैं सामान्य जनता। सामान्य जनता के लिए जन आंदोलन था, क्योंकि आम जनता ने क्या किया, विदेशी कपड़ों और विदेशी चीजों का बहिष्कार कर दिया। हमने देखा था कि जब ये बहिष्कार हो रहा था तो विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा हो गया था। 102 करोड़ से लगभग 57 करोड़ के आसपास का हमने डेटा देखा हुआ था। इस दौरान सामान्य व्यक्ति ने, या जो सामान्य जनमानस, उसने क्या किया, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग की थी। पिकेटिंग भी मैंने आपको बताया था क्या है, दुकान के बाहर धरना दे देना और उसे जो भी लोग बैठे हुए हैं जिनने पिकेटिंग कर दी है, रास्ता अवरुद्ध कर देना, रास्ता रोक लेना, उसको पिकेटिंग कहते हैं। कपड़ों की होली जलाई जाना, मतलब जो भी विदेशी कपड़ा है उसकी होली जलाना। तो आम जनता क्यों परेशान थी? अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत दुखी हो चुकी थी। तो उस अत्याचार के विरोध में इनने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। ठीक, तो ये बात समझ में आई ना कि ये 4 चीजें अपन ने ले ली। लिखना कोई 3 के बारे में है, तो आप इनमें से कोई 3 उठाकर लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या है? देखो एक बार और देख लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। असहयोग आंदोलन में जो अलग अलग वर्ग के लोग शामिल हुए हैं उनकी सूची बनाओ और उनमें से किसी 3 के बारे में लिखो। वर्ग कौन से हो गए? शिक्षित वर्ग, भारतीय तिरस्कार, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति जिनको उद्योगपति भी कहते हैं, जमींदार वर्ग और व्यापारिक वर्ग। तो इनके बारे में हमने तीनों के बारे में, चारों के बारे में देख लिया। अब देखो ये अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि ये उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उपनिवेशवाद आपको पता है कि जब हमें गुलाम बनाया गया तो हमारी चीजों का दोहन करके इंग्लैंड ले जाते थे, अपने देश का भला कर रहे थे। तो उसके खिलाफ जो है उनकी जो नीति थी उससे खिलाफ ये बहुत अच्छा एक आंदोलन था और एक असरदार प्रतीक के रूप में आया। तो अब ये नमक यात्रा से क्या चालू हुआ था, जिसको आप कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले भी गांधी जी एक आंदोलन कर चुके थे जिसको आप असहयोग आंदोलन के नाम से जान रहे थे। इस बीच में हमने 3-4 स्टेप देखे थे जब हम सविनय अवज्ञा की ओर गए थे। तो जिस भी व्यक्ति ने इस नमक यात्रा वाले वीडियो ना देखे हो तो वो नमक यात्रा वाले वीडियो भी देख लें, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी फॉर्म में पढ़ें ताकि हमारे दिमाग में याद रहे। अब देखना नमक यात्रा में क्या हुआ था। गांधी जी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाह रहे थे और गांधी जी उस आंदोलन को व्यक्तियों की रोजमर्रा की चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। रोजमर्रा की चीजें क्या? तो गांधी जी को इसमें एक चीज मिल गई थी, इसको कहते हैं नमक। तो गांधी जी ने नमक का मुद्दा उठाया और आगे की तरफ बढ़े। तो जब आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक यात्रा की थी, इस कारण से इसको क्या कहा था? नमक यात्रा। यहां पर ये ऐसा भी बदल कर कह सकते हैं, नमक यात्रा की जगह क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि दांडी यात्रा की चर्चा करते हुए, क्योंकि उस यात्रा को आप दांडी भी कहते हैं, तो दांडी यात्रा भी क्वेश्चन में मिल सकता है। आंसर दोनों का आपका सेम रहेगा। होगा क्या? कैसे स्टार्ट हुई थी? तो उसमें ये देखें, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और पत्र में अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया।
कैसी मांगे थी? ये मांगे कुछ सामान्य थी, कुछ औद्योगिक लोगों से लेकर कुछ जन सामान्य की मांगे थी, अलग अलग समुदाय की मांगों को इकट्ठा किया। और इसमें एक बड़ी मांग कौन सी थी? नमक कर को खत्म करना। इसमें नमक का टैक्स ये लोग लिया करते थे, ये वाली मांग का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो 11 मांगों का उल्लेख किया था, ये पत्र उन्होंने भेज दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी? नमक कर की, ये नमक कर खत्म कर दो। हमने देखा था कि टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो अब नमक क्या है? नमक तो सबके खाने में होता है, चाहे अमीर और गरीब हो। इस कारण से गांधी ने उठाया था, नमक का अमीर और गरीब सभी प्रयोग करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न का मतलब ऐसी जगह, मतलब बिना नमक के खाना तो खा नहीं सकते ना अपन। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। आप नमक तो चाहिए ही आपको। एक दिन आप बिना नमक के खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, लेकिन रोज रोज तो बिना नमक के नहीं खा सकते ना। तो ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि नमक कर जो है ब्रिटिश सरकार का, गांधी जी ने क्या कहा कि नमक कर जो है, नमक पर जो कर लगा रहा है ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू है। जो गरीब व्यक्ति भी है हमारे यहाँ पर गाँव में, आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, नमक का ढेला ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं और खाना खा लेते हैं। नमक रोटी कई सारे गाँव के बच्चों ने खाई भी होगी। नमक रोटी, गुड़ रोटी, नमक और छाछ के साथ रोटी, मट्ठा रोटी इसको कहते हैं आप। तो अब ये सारी बातें यहां पर देखने में आई, लेकिन अब अंग्रेज इस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। नमक समझते हो ना कि उधार मिल जाता है, उसके लिए कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं होती है कि आप पैसा जेब में लेकर जाए। आप बगल वाले के पास जाएंगे, भैया नमक के जो ढेला देना, रोटी खाना है, तो दे देता है, वो पैसे नहीं मांगता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, नमक, किसी का नमक खाया है तो नमक हलाली नहीं करना, उस पर भी ये पैसा ले रहे थे। तो गांधी जी ने इनके खिलाफ क्या कर दिया कि भाई जो नमक पर आप कर लगा रहे हैं वो आपका सबसे दमनकारी पहलू है। समय दिया इरविन को कि भाई 11 मार्च तक का समय है तुम्हारे पास। देखो अब 31 जनवरी से 11 मार्च, पूरी फरवरी मिल गई और 11 दिन और मिल गए। ये समय दे दिया कि भाई इतने दिन में तुम डिसाइड कर लो हमारी ये मांगे माननी है कि नहीं माननी है। अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो फिर हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उनने क्या किया कि मांगे नहीं मानी, चूंकि लॉर्ड इरविन क्या था, भारत का वायसराय था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या कर दिया, अपने कुछ अनुयायियों के साथ, अपने कुछ स्वयंसेवकों के साथ, कितने स्वयंसेवक लिए, 78 स्वयंसेवकों के साथ गुजरात में ही उनका जो आश्रम है गांधीनगर के पास, जिसको आप कहते हैं साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम से, और गुजरात में ही एक और जगह है जिसको कहते हैं दांडी, ये कहां पर आएगी, समुद्र तट पर। अपन ने ये बात भी करी थी कि हो सकता है आपसे मैप में बनाने के लिए ये आ जाए, तो ये ऐसा गुजरात का नक्शा आप देख पाएंगे। तो साबरमती आपको यहां देखने को मिल जाएगा और दांडी यहां देखने को मिल जाएगा समुद्र के किनारे। तो इस समुद्र के किनारे इनने ये वाली यात्रा की, और ये यात्रा कैसी की गई यहां पर, इस यात्रा जो की गई इनने, तो ये यात्रा 6 अप्रैल को खत्म हो जाती है। 6 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर कहां पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया, पानी को उबाला, और पानी को उबाल कर क्या करते हैं, नमक बना देते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं, नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। तो अब इस आंदोलन के साथ भारत भर में अलग अलग जगह पर इस प्रकार के आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो अब क्या हुआ कि इसका असरदार प्रतीक के रूप में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों, अब गांधी जी ने क्या किया इस आंदोलन के दौरान, उन्होंने कहा कि भाई आपको केवल असहयोग नहीं, साथ साथ में क्या करना है, औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन भी करने का आह्वान किया। तो ये भी इनके द्वारा किया गया। तो लोगों ने क्या किया, नमक कानून तोड़े, नमक गोदामों को लूटा, जहां पर नमक नहीं बना सकते हैं वहां पर क्या किया गया, जंगल कानूनों को लूटा गया। नमक कहां पर बनाते हैं, हमेशा समुद्र के किनारे पर। ये सब समुद्र का किनारा है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये सब समुद्र का किनारा है यहाँ पर, ये सब समुद्र का किनारा आप देख पा रहे होंगे यहां पर। तो अब ये समुद्र के किनारे पर ही आप नमक बना सकते हैं। अब इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने क्या किया कि इस यात्रा, चूंकि अब ये प्रतीक कैसे बना, चूंकि यात्रा जो की गई वो लगभग 240 मील की है ना, ये मील है यहां पर, 240 मील की यात्रा यहां पर की गई। और पर डे लगभग कितना चला करते थे, 10 मील की यात्रा वो किया करते थे, पर डे 10 मील की यात्रा करते थे। इस बीच में 10 मील चलते थे, जगह जगह रुकते थे, लोगों को समझाते थे, बताते थे। कई हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी ने स्वराज, जो भी कंसेप्ट था, असहयोग में भी उन्होंने स्वराज दिया था, यहां पर भी स्वराज आया। तो स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया कि लोगों से कहा कि आपको आंदोलन में अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना है, सहयोग के साथ साथ क्या करना है कि उनके द्वारा जो बनाए गए औपनिवेशिक कानून है उनका भी हम उल्लंघन करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा। लेकिन ये सारी अवज्ञा कैसी की जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से की जाएगी, हिंसा जैसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का जो नमक यात्रा थी वो उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के एक असरदार प्रतीक के रूप में स्थापित हुई। तो ये गांधी जी के द्वारा यहां पर किया गया। तो इसका आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाली बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी कैसे स्टार्ट होगा, और आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको ये कल्पना करना है कि आप
सिविल नाफरमानी, नाफरमानी का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, सविनय अवज्ञा से ही होगा। क्या होगा, सविनय अवज्ञा। नाफरमानी आता है तो भी वही चीज है और अवज्ञा आता है तो भी वही चीज है, आपको ये दोनों एक ही बात है ना। तो क्या कहा गया है, कल्पना करो, अब आप अपनी आंख बंद करो और सोचना है आपको कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला हैं। आप पुरुष भी हैं तब भी आपको ये सोचना है कि आप महिला हैं और महिला के तौर पर आपने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। और जब उस आप ऐसा सोचते हुए आपको क्या अनुभव होता है वो इसमें लिखना है। अनुभव ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बोले सर हम घूम रहे थे तो हम तो बढ़िया, वहां चाट की दुकान लगी थी तो हमने खा ली, ये वाले अनुभव नहीं करना है। अनुभव आप उसमें ऐसा इमेजिन करें कि हम उसी आंदोलन के दौरान हिस्सा हैं, अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या अत्याचार कर रहे होंगे और आप जब महिला हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं यहां आ रही होंगी, आपके मन में या आपका समाज में क्या बदलाव आ रहा होगा, कांग्रेस में कैसे महिलाओं को लिया जा रहा हो, ऐसा आप फील करें। ऐसा मत फील करने लगना कि सर वहां गए थे आंदोलन में थे तो लूट हो रही थी तो हमने भी 2-4 फुल की लपेट दी यहां पर, तो ये नहीं करना है। आप सोचे है ना, अब क्या करना है यहां पर कि आपने माना कि आंसर देखते हैं इसमें कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये सिविल नाफरमानी आंदोलन है, इसमें कई सारी औरतों ने हिस्सा लिया, हजारों औरतों के द्वारा हिस्सा लिया गया, ठीक। और ये औरतें जब गांधी जी जा रहे थे जगह जगह पर, 240 मील की यात्रा की, 10 मील के बाद रुका करते थे वो हर एक जगह, तो वहां पर गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घर से बाहर आया करती थी और वो जुलूस में हिस्सा लिया करती थी। जहां पर पुरुष भी जा रहे थे तो वहां पर ये हिस्सा लेती थी। नमक भी बनाया इन औरतों के द्वारा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी करेंगे, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग भी करेंगे, ये सारी बातें इनके द्वारा की गई। तो आप ये माने कि आप भी उस आंदोलन में जो महिलाएं ये सब कर रही थी उनमें से एक महिला आप भी थे, तो आप भी उन महिलाओं के साथ, चूंकि जब आप ये करेंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, आपको पकड़कर जेल ले जाएंगे, तो आप भी कहां गई, जेल गई। अब इस आंदोलन के दौरान आपके अनुभव क्या रहे, तो आप सबसे पहले तो ये अनुभव करेंगे कि महिलाएं कहां से आई हैं, कौन कौन है, किस वर्ग की हैं। तो ये अनुभव सबसे पहले हुआ कि इस आंदोलन में जो महिलाएं आ रही हैं वो सभी क्या हैं, ज्यादातर महिलाएं तो सभी वर्ग की आ रही हैं, लेकिन संख्या ज्यादा किसकी है, उच्च जातियों की महिलाओं की संख्या शहरी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कौन महिलाएं आ रही हैं, संपन्न किसान। यहां पर हमने जाति उल्लेख नहीं की है, यहां पर क्या कह रहे हैं, जो खेती बाड़ी में बड़े लोग हैं, तो जो जमींदार टाइप के या संपन्न तरीके के लोग हैं, उनकी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हिस्सेदारी दे रही हैं यहां पर, या उनने ज्यादा भाग लिया। इस दौरान हमने देखा कि महिलाओं के अंदर भी एक भाव पैदा हो गया। क्या भाव पैदा हो गया, राष्ट्र सेवा। अब वो राष्ट्र सेवा को अपना क्या मानने लगी, प्रथम कर्तव्य मानने लगी, ये उनके द्वारा कहा गया। अब महिलाओं को यह आत्मविश्वास हो गया कि वो घर के काम के अलावा क्या कर सकती हैं, राष्ट्र सेवा भी कर सकती हैं। लेकिन तभी गांधी जी का विचार भी आ जाता है। आपको याद होगा गांधी जी ने विचार दिया था, या गांधी जी का विचार था कि महिलाओं का पहला नैतिक कर्तव्य है कि उन्हें अपना घर संभालना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करना चाहिए। ये कहा था गांधी जी का, ये विचार था। तो आप ये विचार भी इसके अंतर्गत ऐड कर सकते हैं कि महिलाओं को तो लगा कि उनके अंदर आत्मविश्वास जागा, उन्हें लगा कि घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का दायित्व भी निभा सकती हैं। लेकिन उसमें आप ऐसा आगे ऐड कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी का यह विचार था कि महिलाओं का पहला नैतिक कर्तव्य क्या है कि वो अपना घर संभालें, चूल्हा चौका संभालें, अच्छी मां और अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करें। इसी कारण से, है ना, इसी कारण से क्या हुआ कि आप देखेंगे कि लंबे समय तक कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिया। आप ये देखें कि उन्हें आंदोलन में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति के रूप तक ही महिलाओं की उपस्थिति जो है वो केवल प्रतीकात्मक तरीके से ही सीमित रही। तो ये आप ऐसा वहां पर आपने फील किया होगा, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, महिलाओं को बड़े पद नहीं मिल रहे हैं। तो ये वाली भावनाएं आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो आपके अंदर हो सकता है इससे कुछ शब्द आपके बदल जाएं, तो आप कोशिश करना कि आप पहले फील करना कैसा आंदोलन हुआ होगा, फिर आंख बंद करना, आंख बंद करके सोचना कि भाई आप एक महिला के तौर पर उसमें शामिल हुए हैं, तो उनके बारे में जो भी थॉट आते हैं, लेकिन थॉट इससे रिलेटेड ही सोचना, आप जो भी विचार आए उस आंदोलन को इमेजिन करना कि आप जा रहे हैं। चूंकि आप सारी सामाजिक व्यवस्था चूंकि हम पढ़ चुके हैं, तो आप ये देख लेना कि समाज कैसा है, तो उस हिसाब से आप सोचना, तो आपको फिर फील होगा और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचकों के सवाल पर, ये पृथक निर्वाचक क्या है अपन अभी देखेंगे, पृथक निर्वाचकों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, इसकी व्याख्या करनी है, हमें इस पर चर्चा करनी है।
तो अब ये पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसके लिए आपको देखना है हमारा एक वीडियो जिसपे हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में बात की थी। सीमाओं में हमने देखा था कि कैसे मुस्लिम समुदाय, अछूत समुदाय और अछूत समुदाय के नेता B.R. अम्बेडकर इस आंदोलन में उतनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी नहीं कर पाए, क्या कारण थे। तो अब पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या कहलाता है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र ऐसा कहलाता है, उसे धर्म के आधार पर बांटते हैं। ऐसा एरिया जहां पर केवल उसी धर्म के व्यक्ति को चुना जाएगा, ये ऐसी अगर कोई व्यवस्था कर दी गई तो उसको पृथक निर्वाचक क्षेत्र कहते हैं। तो प्रारंभ में ये व्यवस्था केवल हिंदू मुस्लिम के लिए थी, बाद में फिर हरिजनों के लिए भी आएगी। तो यही वाले क्वेश्चन पर ने पूछा है, तो आप जो सीमाओं वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो वहां से आपको ये पूरा इमेजिनेशन आ जाएगा और आप इसका आराम से आंसर, इसका आराम से उत्तर आप लिख सकते हैं। देखो उत्तर में क्या है, अब ये क्या कह रहा है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण किस आधार पर कर रहे हैं, धर्म के आधार पर किया जाएगा। अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। जैसे मान लो कि ये कोई सा भी एरिया आप मान लो कि उन्होंने बांट दिया कि ये वाला एरिया हो गया, जैसे आप सपोज कर लो कि भोपाल वाला एरिया उन्होंने बांट दिया। अब भोपाल में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये एरिया एक विशेष धर्म का है, तो यहां पर उसी धर्म का व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है और उसी धर्म के व्यक्ति उसमें वोट दे सकते हैं। इसको कहते हैं पृथक निर्वाचक पद्धति। तो अब ये क्या व्यवस्था सही थी क्या, आपको क्या लगता है, सही थी या गलत थी? ये व्यवस्था गलत थी, चूंकि हो सकता है कि उस समुदाय के लोगों की संख्या कम हो और दूसरे और लोग, चूंकि जो नेता चुनकर आएगा तो सबके लिए होगा ना, लेकिन चुना केवल कुछ लोगों के द्वारा गया है तो शायद सबके बारे में बात ना करे, तो इस कारण से इसका विरोध भी हो रहा था। अंग्रेजों की नीति क्या थी, अंग्रेज क्या चाहते थे, फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि फूट डालने के लिए क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का हम निर्माण करेंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम्स और हरिजन भारत में बहुत पिछड़े हैं, इनके लिए जरूरी है। कारण क्या, क्योंकि इनमें एकता आ गई थी। हमने देखा था कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो खिलाफत आंदोलन के दौरान काफी इनमें निकटता आ गई थी, जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। फिर वैसे ही आप देखें गांधी जी ने अछूतों के लिए भी बहुत काम किया था, अस्पृश्यता को लेकर। तो आप देखें कि उसमें बहुत सारे जो दलित वर्ग के लोग थे वो भी जुड़ गए थे और गांधी जी का सम्मान तो सभी करते ही थे, चाहे कोई भी हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सम्मान तो गांधी जी का था ही। तो उनको लगा कि यार ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो सब इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कंसेप्ट क्या रखा, निर्वाचक, पृथक निर्वाचक, धर्म के आधार पर चुना जाएगा। तो अंग्रेज क्या चाह रहे थे, भारत में फूट डालने के लिए उन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर दिया। अब अंग्रेजों को इस मामले में बहुत हद तक सफलता भी मिल गई, क्योंकि उन्होंने भारत को अलग अलग निर्वाचक क्षेत्रों में बांट दिया। कैसे, चलो देखते हैं कैसे बांटा। शुरू में क्या थी, उन्होंने शुरू में क्या किया कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे करेंगे हम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर की। तो कांग्रेस जो है वो इस अलग निर्वाचन पद्धति का हमेशा से विरोध करती रही है। शुरू में तो चूंकि हिंदू मुस्लिम वाली बात थी तो विरोध उतना खुलकर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हरिजन वाली बात आएगी कि हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा तो फिर कांग्रेस इसका खुलकर विरोध करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या किया, स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने क्या किया, केवल हिंदू और मुस्लिम के लिए, केवल हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी। किंतु जब बाद में हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की बात की गई तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, इसका खुलकर मतलब सामने आकर विरोध किया। अभी तक क्या था, दबे छुपे विरोध कर रहे थे, फिर बाद में कांग्रेस ने क्या किया, खुलकर विरोध करना कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया। अब दलितों के उद्धार में जो व्यक्ति लगे थे, हमने B.R. अम्बेडकर के बारे में ही पढ़ा था। B.R. अम्बेडकर का क्या कहना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन ही एक वो रास्ता है, मतलब एक वो रास्ता है जिससे उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं या सामाजिक समानता है या सामाजिक अपंगता जो है, मतलब समाज में उनको जो स्थान नहीं मिल पा रहा है, वो स्थान पाने के लिए केवल क्या रास्ता है, अलग निर्वाचन क्षेत्र बना देना, वही उनके लिए एक रास्ता है। तो वो कह रहे हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही पूरी हो सकती है। राजनीति में आप बड़े पद पर आ जाएं तभी इस बात की पूरी पूर्ति की जा सकती है कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं। भारत का मुस्लिम समुदाय पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था। मुस्लिम वर्ग जो है वो चाहता था कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बना दिए जाएं। इस मुस्लिम वर्ग के बहुत बड़े नेता का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानते ही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी बाद में। जिन्ना का कहना था, चूंकि आपने देखा था कि गांधी जी ने जब हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और फिर आमरण अनशन पर बैठे तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया। अंबेडकर साहब ने उन सुझाव को माना, उसको हमने गांधी अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट के नाम से जाना था, है ना, गांधी अंबेडकर समझौता या पूना समझौता के नाम से जाना था। उस समझौते में क्या हुआ था कि हरिजनों के लिए आपको एक आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, और यह हरिजन नाम भी किसके द्वारा दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो एक आरक्षण की व्यवस्था हुई
थी केंद्रीय परिषद के अंदर और राज्य परिषद या प्रांतीय परिषदों के अंदर एक सीटें रिजर्व कर दी गई। और उसमें व्यवस्था में क्या था आरक्षण में कि एक एरिया आरक्षित करेंगे, जैसे मान लो भोपाल का एरिया आरक्षित कर दिया तो यहां पर कैंडिडेट केवल कौन होगा, आरक्षित वर्ग का, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी का है। लेकिन वोट कौन डालेंगे, सभी लोग वोट डालेंगे। इससे क्या होगा कि वो सबका नेता बन जाएगा और वो सबके पास में आएगा। तो समाज की जो असमानता है, समाज में जो हम एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, असमानता को दूर करेंगे और एकता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गांधी जी का ये फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूले के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या कह दिया कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बाहुल इलाके जो हैं वहां पर उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, लीडरशिप दी जाए, तो हम ये अलग मुसलमानों के निर्वाचन की मांग को छोड़ सकते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कहना हुआ करता था। अब हुआ क्या यहां पर कि अब ये वाली बात तो हो नहीं पाई। हमने देखा हुआ था कि जो हिंदू महासभा के एक जयकर व्यक्ति थे, जयकर महाशय थे, उन्होंने कह दिया कि ये एकता जैसी बात है, कोई सब फिजूल है। तो ये वाला मामला वहां पर ड्रॉप आउट हो जाता है या रह जाता है वहां पर। तो अब इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारत में फूट पड़ गई। कैसी फूट पड़ गई, मुस्लिम अलग हो गए, हरिजन अलग हो गए और दूसरा वर्ग अलग था। हरिजन को हमने आरक्षण देकर कुछ मामला सेट किया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम की फूट यहां पर पड़ जाती थी। यहां पर देखें, चूंकि अब जिन्ना जो है वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, अंबेडकर जो है वो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों लोग क्या थे, इसके पक्ष में थे कि इनको क्या था, पृथक निर्वाचन इनको लग रहा था कि होना चाहिए, ये चाहते थे। हमने देखा भी हुआ था। लेकिन दलित और मुसलमानों की राजनीति में क्या था कि इनके लिए विशिष्ट स्थान के लिए विशिष्ट स्पेशल स्थान कैसे मिलेगा, तो उसके लिए तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी इसके खिलाफ थे और गांधी जी ने क्या कर दिया था कि यार ये पृथक निर्वाचन से तो भारत में जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोगों को हमने इकट्ठा किया, इससे क्या होगा, सभी में रोष उत्पन्न होगा, और रोष उत्पन्न होगा तो जो हम भारत की एकता की बात कर रहे हैं उनकी एकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। क्लियर ये बात। अब क्या एक बार फिर से आप देख लो इसमें क्या है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे एरिया जहां पर क्या होगा कि एक धर्म विशेष के आधार पर बांटेंगे, जहां पर उसी धर्म का व्यक्ति खड़ा होगा और उसी वर्ग के व्यक्ति उसको वोट डालेंगे। ये व्यवस्था की गई थी। किसके लिए थी ये, इसके लिए आपको क्या देखना है, हमारा सीमाओं वाला वीडियो देखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अब इसमें क्या होगा कि यहां पर जैसे ही ये आए तो दलित वर्ग बढ़ जाएगा और मुस्लिम वर्ग बढ़ जाएगा। दलित वर्ग में बी आर अम्बेडकर भी थे। ये दोनों लोग क्या है, इसके पक्ष में थे, कांग्रेस इसके विरोध में थी। जब मुस्लिम तक की बात हो रही थी तो कांग्रेस ने उतना विरोध नहीं किया, विरोध था। लेकिन जब हरिजनों की बात करने लगे तो कांग्रेस खुलकर विरोध करने लगी। दलित उद्धार में बी आर अम्बेडकर भी लगे हुए थे। तो उनका कहना क्या था कि भाई हमारी जो सामाजिक अपंगता है या जो सामाजिक अपंगता को कैसे दूर करेंगे, वो राजनीति ही एक हथियार है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो वो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय भी इस निर्वाचन के पक्ष में था। जिन्ना साहब का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा। उनका कहना था कि आरक्षण की व्यवस्था अगर आप मुस्लिम्स के लिए भी कर देंगे तो हम ये वाली बात छोड़ देंगे। ये भी देखा हुआ था किस कारण से क्या। अब इसमें क्या है कि अब इससे पता चला कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट डल गई, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे, फूट डालो शासन करो की नीति। और कांग्रेस इस बात को लेकर कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, इसके खिलाफ में थी। जबकि दलित वर्ग तथा मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर इसके बारे में चाहते थे कि यह पद्धति लागू हो जाए। गांधी जी ने भी क्या किया, इसका विरोध किया। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि हमें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो ताकि हम समाज में सुदृढ़ अपनी जो हमारी सामाजिक स्थिति खराब हुई है उसको सुदृढ़ कर सके। ठीक, तो इसके लिए इनने इसका पक्ष लिया था। गांधी जी विरोध में क्यों कह रहे थे कि जो देश में एकता की हम बात कर रहे हैं इससे विभिन्न वर्गों में रोष उत्पन्न होगा, और जो देश की एकता की, ये सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं वो क्या होगी, धीमी पड़ जाएगी या होगी नहीं। इसीलिए गांधी ने इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक, यहां तक की बात क्लियर सभी को। तो हम देखते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं। तो अभी हमने कक्षा 10 की इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसी भारत में राष्ट्रवाद हमने पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, फिर उसका वन शॉट कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यूज कंप्लीट किए, फिर उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस था वो किया। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई चीज लेकर आए हैं जिसमें आप ये देखेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं आज। तो इस माध्यम से हम ये देखेंगे कि पुराने प्रश्न जिनका अपना इंपॉर्टेंस हो सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इनको हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं और उसे हम कैसे डील करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न कह रहा है कि आसाम के बागान मजदूरों की महात्मा गांधी और स्वराज्य की अवधारणा के विषय में राय क्या थी, समझाइए। तो हमें यह बताना है कि आसाम के जो बागान के मजदूर हैं
उनकी महात्मा गांधी के आंदोलन, जो स्वराज्य का आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया था, उसमें इनकी अवधारणा क्या थी। तो शायद अगर आपको याद हो तो हमने 2-3 प्रकार की धाराएं देखी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, याद है या नहीं? 3 प्रकार की धाराएं कौन कौन सी देखी थी? शहरों में, गांव में और बागानों में। एक आपको याद होगा कि हम शहरों के अंदर बात कर रहे थे, फिर आपने एक देखा होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रहे थे, और एक याद होगा कि हम बागानों के अंदर बात कर रहे थे। तो इसमें ये तीसरे वाले पर ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि बागानों में क्या है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम उस पर भी बात कर लेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आसाम के मजदूरों के लिए बागान की क्या अवधारणा थी, या स्वराज की क्या अवधारणा थी? आपको कुछ याद आ रहा होगा। स्वराज का मतलब हर एक वर्ग ने अलग अलग निकाला था, अगर याद हो। शहर के लोगों के लिए मतलब अलग था, गांव में किसानों के लिए मतलब अलग था, आदिवासियों के लिए मतलब अलग था, और बागान के मजदूरों के लिए मतलब अलग था। तो अलग अलग देखा था। तो इसमें तीसरी वाली ब्रांच पर ये पूछ रहे हैं कि बागानों में क्या मतलब निकाला हुआ था। चलिए देखते हैं। बागान के मजदूर क्या थे? उन्हें एक एक्ट के तहत हम वहां ले जा रहे थे। मैं एक आपको शॉर्ट व्यू दे देता हूं, फिर अपन आंसर लिखने में हमें आसानी हो जाएगी। तो वहां क्या था कि बागान में मजदूरों को एक एक्ट के तहत ले जाया जा रहा था, और उस एक्ट के तहत इनको उस बागान में छोड़ देते थे। प्रश्न आपके आसाम के बागान का भी हो सकता है, और केवल ये भी हो सकता है कि भाई बागान, केवल बागान भी आ सकता है। तो एक एक्ट के तहत उनको ले जाते थे, और बागान, मान लो ये बागान है तो इसके अंदर ये रहेंगे, तो इसकी 4 दीवारी के अंदर इनको रहना पड़ता था। ये बिना अनुमति के घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो इनने क्या समझा था? इनने समझा था स्वतंत्रता। स्वराज्य का मतलब इनने क्या समझा था? कि ऐसी जगह से स्वतंत्रता। चलिए उत्तर की तरफ आते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे हम कि आसाम के बागान मजदूरों की महात्मा गांधी और स्वराज्य की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित राय थी, या निम्न राय थी। क्या क्या थी? 2-3 पॉइंट में हम उनको देख लेंगे। सबसे पहले तो स्वराज्य के लिए उनका मतलब क्या था? तो स्वराज्य के लिए उनका मतलब किससे था? आजादी का अर्थ था। कैसी आजादी? इन 4 दीवारियों से आजादी मिल जाए जहां पर इनको कैद करके रखा गया था। तो पहला पॉइंट यह हो जाएगा कि इनके लिए आजादी का अर्थ था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जहां उनको बंद करके रखा गया था। अगले पॉइंट में हम इनके एक्ट के बारे में बता देंगे कि भाई ये किसके तहत इनको यहां पर रखा गया था। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्हें कैसे रखा गया था? क्योंकि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत इनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, और इसमें क्या था कि मजदूर बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जा सकता, बिना आज्ञा के या बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जा सकता, ये इसमें बोला गया। अब मजदूरों को क्या लगा कि गांधी जी का जो स्वराज आ गया है तो उनने आजादी निकाल ली। अब इसमें क्या हुआ? अगला पॉइंट लिखेंगे, उनके लिए आजादी का अर्थ मतलब यहां से जा सकते हैं तो कहां? अपने गांव जा सकते हैं, अपने गांव से संपर्क रखना। और अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में सुना उन्होंने, तो उनको लगा, हजारों मजदूरों को लगा कि यार अब तो गांधी राज आ गया है। तो वो क्या करने लगे? जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो मजदूरों ने क्या कर दिया? अपने अधिकारियों की अवहेलना, अवहेलना मतलब बात ना मानना, बात मानने से मना कर देना, ये उनने अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया, और बागानों से छोड़कर अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन हमने देखा था जा नहीं पाते हैं, कुछ हड़ताल वगैरह थी तो परेशानी हो जाती है, ये कर दिया इनका। इनको क्या लग रहा था कि अब गांधी राज आ गया है, गांधी राज आ रहा है, इसलिए सभी को जमीन दे दी जाएगी गांव में, अब हमें बागानों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे एक शॉर्ट में, आप फिर से देख लो। सबसे पहले लिख लेंगे हम स्वराज का मतलब। तो स्वराज का मतलब बागान के मजदूरों के लिए क्या था? आजादी। आप लिख लेंगे आजादी। अगला पॉइंट क्या हो गया? वो अधिनियम है ना, एक एक्ट आ जाएगा। कौन सा एक्ट? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत, जिसके अंदर इनको रखा गया था। फिर इनने क्या कर दिया कि जैसे ही इनको पता चला कि क्या करना है तो ये क्या करने लगे? अगला पॉइंट क्या कह रहा था? ये मजदूर क्या करने लगे? अपने गांव की तरफ जाना इनने स्टार्ट कर दिया। फिर अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा? अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया। और अगला पॉइंट क्या लिखा अपन ने? कि जमीन मिल जाएगी। ये 4 बातें आप याद रखेंगे। ये 4 और 5 बातों से आपको क्या हो जाएगा?
आपका पूरा आंसर बन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे भाई, निम्नलिखित तरीके से हुआ, तो उसमें हमने लिख लिया कि बागान के मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब आजादी था, अर्थात कहां से आजादी, चार दीवारियों से आजादी। अब इन्हें मजदूरी के लिए इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत लाया जाता था, जहां पर इस एक्ट के द्वारा इनको बागान से जाने की आज्ञा नहीं होती थी, बाहर जाने के लिए इन्हें अनुमति लेनी पड़ रही थी। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इनको लग रहा था कि स्वराज्य का मतलब अपने गांव के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और जब उन्हें असहयोग के बारे में सुना तो अपने कर्मचारियों की अवहेलना स्टार्ट कर दी और गांव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। मजदूरों को लग रहा था कि गांधी राज में सभी को जमीन दे दी जाएगी और गांव में ही रहकर अब वो खेतीबाड़ी करेंगे, उन्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तो इन 5 पॉइंट के आधार पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना, कैसे लिखेंगे, एकदम स्पष्ट है ना कैसे आंसर लिखेंगे। अगर बागानों का आ गया तो कुछ भी आ जाए, अपन ने ये 5 पॉइंट निकाल लिए और हम उसका आंसर बहुत आसानी से लिख देंगे। 5 पॉइंट तो याद रहेंगे नहीं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया? कोई 3 कारण आपको स्पष्ट करना है। तो आप क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो इसके पीछे के कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे के कारण आपको पता होंगे क्या क्या कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण था चोरी चोरा कांड। ये तो लेकिन लास्ट घटना थी कि चोरी चोरा कांड हो जाता है, तो गांधी जी इसके बाद फिर ये आंदोलन बंद करने का निर्णय लेते हैं। तो इनके पहले के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो था कपड़े का महंगा होना, मतलब खादी का महंगा होना, खादी महंगी थी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, एक कारण खादी का महंगा होना। एक चोरी चोरा कांड का हो जाना। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जाना चाह रही थी, या लोग जो है वो थक चुके थे, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जा रही थी। ये सारी बातें इसके अंतर्गत अपन लिखेंगे। देखो अभी हम शॉर्ट में 4 पॉइंट 3 पॉइंट इसमें भी निकाल लेंगे, हम कैसे इसका आंसर याद रखेंगे। तो प्रश्न में क्या कह दिया कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे कारण क्या है? कोई 3 कारण बताने हैं। तो हमने लिखा कि इनके क्या है, मुख्य 3 कारण निम्नलिखित हैं। उत्तर में लिखेंगे फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के मुख्य 3 कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या हो जाएंगे? पहला कारण क्या है? ये पहला कारण वही कपड़े का महंगा होना। तो इसमें ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? ये पॉइंट कह रहा है महंगी खादी, खादी का महंगा होना, खादी का महंगा होना। चलो अब इस पॉइंट में आप इतने से अपन ने समरी निकाली इसकी। क्या कह रहा है? आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों और माल का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ा। लेकिन खादी क्या है? लेकिन खादी का कपड़ा महंगा होने के कारण गरीबों के लिए उपयुक्त नहीं था। हर गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्ग का व्यक्ति हमेशा खादी नहीं खरीद सकता था। अतः वे मिलों के कपड़ों को खरीदने के लिए मजबूर हुए और वे मिलों को कपड़ों का ज्यादा दिन तक विरोध नहीं कर सके। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? खादी का महंगा होना। तो अब महंगा बड़े आदमी के लिए, रईस आदमी के लिए महंगा और सस्ता तो कुछ होता नहीं है। तो महंगा किसके लिए है? ये मध्यम वर्ग के लिए और जो गरीब आदमी है उसके लिए। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े और विदेशी माल का बहिष्कार हो रहा था, जो जिससे भारतीय हथकरघा उद्योगों को और भारतीय मिलों का उत्पादन बढ़ा। लेकिन ये खादी बहुत महंगी होने के कारण लोग या गरीब आदमियों के लिए उपयुक्त नहीं था। लोगों को मजबूरन चूंकि उनकी आर्थिक तंगी थी, मजबूरन उनको विदेशी कपड़े की तरफ या कारखानों के कपड़े की तरफ लौटना पड़ा। वो ज्यादा दिन तक इसका बहिष्कार नहीं कर पाए। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या था? जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो गांधी जी को क्या लगा था कि आंदोलन कैसा हो गया है? हिंसक। तो एक पॉइंट बन जाएगा आपका क्या? हिंसक। तो आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को पीटा जा रहा था, साथ में जो प्रमुख नेता थे और जनसाधारण को गिरफ्तार किया जा रहा था। इससे भी गांधी जी थोड़ा सा दुखी थे। तो एक बात ये हो गई, ये दोनों बातें क्लियर। एक खादी का महंगा होना, दूसरा आंदोलन का हिंसक हो जाना, तीसरा आ जाएगा अपना चोरी चोरा कांड। तीसरा आ जाएगा चोरी चोरा कांड। तो आप इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा कि जैसे मान लो आप 3 में से भूल गए, कभी 3 आ गए या 4 आ गए, तो अब तीसरे पॉइंट में क्या कह दिया? ये कौन सी जगह हो गई? चोरी चोरा कांड की बात हो गई यहां पर कि सॉरी ये 5 फरवरी है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान
पर बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस का पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने क्या बोला कि अब हम इसको स्थगित करेंगे। तो आपके पास क्या पॉइंट निकल कर आ गए? अगर इसमें ऐसे कुछ पॉइंट लिखने होंगे तो हम ये 4 पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? सबसे पहला पॉइंट तो आ गया खादी का महंगा होना। अब इतने बस से आप पूरा सेंटेंस बना लेंगे ना। खादी का महंगा होना मतलब गरीब व्यक्ति खरीद नहीं सकता, वो मजबूरी में ज्यादा दिन तक विरोध नहीं कर पाया, उसको खरीदना पड़ा विदेशी कपड़ा। दूसरा हो गया आंदोलन का हिंसक होना। आंदोलन में हिंसा होने लगी थी, गांधी जी इससे भी दुखी थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरा था प्रशिक्षण की कमी। यह भी लिख सकते हैं, गांधी जी को यह एहसास हो रहा था कि आंदोलन हिंसक होने के पीछे कारण यह है कि इन सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण की कमी है, उनको और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को और चला सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? चोरी चोरा कांड। क्लियर है ये बात? तो इन 4 पॉइंट से आप अपना उत्तर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना आप? ये चारों बातें क्लियर ना? खादी का महंगा होना, हिंसक होना, प्रशिक्षण की कमी और चोरी चोरा कांड के द्वारा पूछे उसमें 3 है, अपन ने 4 पॉइंट इस कारण से देख लिए ताकि आपको परेशानी यहां पर ना हो। क्लियर ये बात? क्लियर है ना? अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के विकास में लोक साहित्य का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए या लिखिए। तो क्या योगदान है, हम कैसे बताएंगे लोक साहित्य का? पहली चीज तो आप ये जान लो कि लोक साहित्य क्या है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब आप लिख पाएंगे, है ना। लोक साहित्य हमने वही बात की थी जिसमें लोक कथाओं के बारे में, लोक गीतों के बारे में, जो स्थानीय चिन्ह है उनके बारे में, जो स्थान पर कुछ मिथक चलते हैं, कहावतें चलती हैं, वो सारी चीजें क्या होती थी हमारे अंदर। चूंकि ये क्या कह रहा है राष्ट्र, ये क्या कह रहे हैं, जैसे हम आप क्या हैं, हमने आपने झांसी की रानी को देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन हमने क्या हुआ, कहानियां सुनी हैं, ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी कहानियां, ये लोक कथाएं चलती हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती थी। तो लोक साहित्य का योगदान क्या है उसके बारे में बताइए। तो हम लिखेंगे इसमें कि राष्ट्रवाद के विकास में लोक साहित्य का योगदान इस प्रकार है। किस प्रकार है, ये पॉइंट के रूप में अपन बताना चालू करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को लिखना या उनका संकलन करना प्रारंभ कर दिया था। किसके द्वारा ये लिखना और संकलन प्रारंभ कर रहे थे? क्योंकि लोक कथाएं गाने का काम करते थे भाट और चारण। राजाओं के यहां खास तौर से ये रहा करते थे भाट और चारण। आपने देखा होगा कभी कभी गाना गाते हुए सुनाते हैं। तो ये भाट और चारण जगह जगह घूम घूम कर भी अपनी कथाएं, लोकगीत सुनाया करते थे। जैसे बुंदेलों हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी है। तो ये ऐसे लोग कहीं घूमने जाया करते थे, ये लोग गा गा के सुनाया करते थे। तो इनकी जो कहानी लोक कथाएं थी उनको सुनकर उनका संकलन करना स्टार्ट कर दिया और उनका लिखना स्टार्ट कर दिया, उनको सेफ सुरक्षित रखना स्टार्ट कर दिया। तो पहली बात तो ये हो गई कि ऐसे। अब दूसरा था कि अगर हमने देखा था कि यही लोक साहित्य को जो हम इकट्ठा कर रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के अंदर लोकगाथा, लोकगीत, बाल गीत और मिथकों को संकलित करना स्टार्ट किया और इसके लिए वो खुद घूमे थे पूरे बंगाल के अंदर। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। पहला हो गया कि राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को लिखना और संकलन करना प्रारंभ किया। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र किया। लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था ताकि ये क्या हो। जिससे पहले आपने जो गांव में रहे होंगे ना, तो कई बार नाटक होते थे, बहरूपिया आया करते थे दाढ़ी मूछ लगाकर, जगह जगह कुन्नड़ पर खड़े हो जाएंगे, कुछ कृत्य करके दिखाएंगे, कोई नाटक करके दिखाएंगे। तो वो हमें क्या था, अच्छा लगा करता था। लोग बच्चे गर्मियों में जैसे जाया करते थे, देखते थे, तो उससे मैसेज, जैसे पंचतंत्र की घटना देखी है ना आपने, पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियों में क्या है, नैतिकता का उपदेश दिया जाता है। आपने टीवी पर देखा होगा पंचतंत्र की कहानियां। तो वैसे ही लोकगीत या लोक कथाएं या जो लोक मिथक हैं उनकी अलग अलग टोलियां घुमा करती थी, वैसे ही किताबें लिखी जाती थी और लोगों में देश की भावना को या राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए वो काम करती थी। इसमें अगला पॉइंट, एक नटेशा शास्त्री थे, आपने पता है उनने क्या लिखा था, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से उनने तमिल लोक कथाओं का संकलन किया था, जिन्हें 4 अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, नेशनल लिटरेचर होती हैं, राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के वास्तविक विचारों की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है।
तो एक ये वाला पॉइंट हम लिख देंगे, नटेशा शास्त्री ने क्या लिखा, नटेशा शास्त्री के द्वारा द फोकलोअर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संग्रह किया गया। जो संकलन किया गया वो 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो इनका शास्त्री जी का मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और लोगों की वास्तविक विचारों की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। तो ये इनके द्वारा कहा था। बस नीचे लिख देंगे अपन कि अतः लोक साहित्य ने लोगों को उनके राष्ट्र की वास्तविकता पहचानने से अवगत कराया, जिनमें उन्हें आत्मगौरव की भावना, जिससे उनमें आत्मगौरव की भावना विकसित हुई या जागृत हुई। तो ये अपन 3 पॉइंट लिख देंगे। क्लियर है ना ये बात? एक तो भाटचारण वाला कॉन्सेप्ट, एक रविन्द्रनाथ टैगोर वाला कॉन्सेप्ट और एक नटेशा शास्त्री के द्वारा जो संकलन किया गया वो वाला कॉन्सेप्ट। ये 3 लिख देंगे और फिर बस अपन कंक्लूजन डाल देंगे नीचे। अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हम देख रहे थे तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर भी वर्णन किया था। सीमाएं या इसकी कमियां, सीमाओं की जगह कमियां भी लिख सकते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या थी? सीमाओं में हमने देखा था कि कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका इसमें सहयोग हमें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ था। हमने 2 वर्ग देखे थे खास तौर से। एक वर्ग देखा था जिसको आप अछूत वर्ग कह रहे थे, याद है या नहीं है? एक वर्ग को अछूत वर्ग कहा था और दूसरे वर्ग को अपन ने क्या कहा था? मुस्लिम वर्ग कहा था। और ये अछूत वर्ग के साथ B.R. अंबेडकर का भी जुड़ाव अपन ने देखा हुआ था कि B.R. अंबेडकर भी इसके साथ ही जुड़े हुए थे। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो ये इन संगठनों का हमें भरपूर योगदान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसकी ये हमने कमियां देखी हुई थी। अब देखो क्या है इसमें, अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? ये बात तो क्लियर है ना? ये रिकॉल हुआ ना, आपने देखा होगा पिछला वीडियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं निम्नलिखित थी। क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। हमने देखा था ना, दलित जिनको आप अछूत कह रहे हैं, दलितों की भागीदारी बहुत सीमित थी। अगला पॉइंट, अविश्वास संदेह के कारण, दूसरे में क्या लिखा? मुस्लिम, अविश्वास संदेह के कारण मुस्लिम राजनीतिक समूह की भागीदारी भी सीमित थी या कम थी। कारण क्या था इनका? तो अगले पॉइंट में लिखेंगे कि कांग्रेस में सनातनियों और हिंदू महासभा की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली थी। इससे सभी वर्गों के लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, इसलिए संघर्ष एकजुट नहीं था। प्रतिभागियों में असंतोष देखने को मिल रहा था। याद है कि कुछ के नहीं है? देखो मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं, आप कोशिश करना याद करने की मेरे साथ। हमने जब ये देखा था कि अछूत वर्ग है, आप फिर से पूरी कहानी सुन लो, आप अपना उत्तर अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हमने देखा था कि इसकी सीमाओं में एक अछूत वर्ग था, एक B.R. अंबेडकर का वर्ग था, और मतलब B.R. अंबेडकर अछूत वर्ग से जुड़े हुए थे, और एक वर्ग था आपका मुस्लिम संगठनों का। अछूत वर्ग की भागीदारी कम थी। पीछे कारण क्या था? कि उनके साथ अस्पृश्यता का भेदभाव होता था। अस्पृश्यता का भेदभाव होता था तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि भाई ये अस्पृश्यता खत्म हो जाए। इसके लिए गांधी जी ने भी ये कहा था कि भाई अस्पृश्यता खत्म किए बिना हम अगले 100 साल तक स्वराज्य स्थापित नहीं कर सकते। और इसी से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्ति थे B.R. अंबेडकर, जिनने दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया हुआ था और इनके लिए कई सारे काम किए थे या आंदोलन चलाए थे, जिसमें से उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जैसी वाली बातें भी करी थी। मुस्लिम संगठन भी इस कारण से भयभीत थे क्योंकि कांग्रेस के करीबी कौन से लोग हो गए थे? हिंदू महासभा जैसे कट्टर लोग करीबी हो गए थे, और ये दोनों पार्टियां, हिंदू महासभा और मुस्लिम लोग, जुलूस निकालते थे और वो जुलूस हिंसक हो जाया करते थे। जब एकता की कोशिश की गई तो वो एकता हो नहीं पाई। तो इस कारण से मुस्लिम भी इस आंदोलन को थोड़ा सा संकोच की दृष्टि से देखता रहा। अब अछूतों के लिए, अछूत क्यों इसमें बहुत अच्छे से नहीं आ पाया, या दलित क्यों इसमें उतनी भागीदारी नहीं कर पाए, जबकि गांधी जी ने तो गांधी जी ने तो अस्पृश्यता के लिए आंदोलन चला दिया। तो इसमें आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं, यहां पर है ना, यहीं पर आप डाल सकते हैं सीमित थी। उसमें एक पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अस्पृश्यता या दलितों या हरिजनों के उद्धार के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे थे, जिन्हें हरिजनों के द्वारा शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। इस कारण से हरिजनों की भागीदारी सीमित थी। तो ये बात क्लियर है ना कि आप ये ऐसे पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हैं। मतलब जो अपन ने पढ़ा है ना, तो एज इट इज नहीं, आपको याद नहीं आता है तब भी आपने पूरी स्टोरी याद होगी आपको, तो आप लिख सकते हैं। क्लियर ये बात? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 5।
ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरों में शुरू हुआ, आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपने देखा था कि इनकी अलग अलग धाराएं हमने बात कर ली और इनके प्रभाव देखे थे। तो जब शहरों में ये स्टार्ट होगा तो शहरों में बहिष्कार का भाव आएगा। बहिष्कार मतलब कैसा बहिष्कार, जहां पर हम विदेशी कपड़े का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी कपड़े को अपनाएंगे, या विदेशी कपड़े या माल का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। तो इससे आर्थिक प्रभाव भी कुछ प्रभावित होंगे, आर्थिक तरीके से भी कुछ इसका प्रभाव आएगा, तो उनके बारे में भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, जैसे ये प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं, है ना, एक तो ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया कि देश भर के शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, आर्थिक क्षेत्र पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए या उल्लेख करें। उत्तर लिखते हैं, असहयोग आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से शहरों में शुरू हुआ था। याद है कि नहीं, शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में लोगों की भागीदारी का प्रसार निम्नलिखित रूप से हुआ। मध्यम वर्ग की भागीदारी, तो शहरों में आंदोलन मध्यम वर्ग द्वारा शुरू हुआ था और हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया था। विद्यार्थियों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। अध्यापकों ने भी क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। वकीलों ने भी क्या कर दिया था, वकालत छोड़ दी थी। ये इनके द्वारा, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इनके द्वारा ये किया गया था। अब अगला, परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। जो प्रांतीय परिषद, यहां पर परिषद चुनाव भी लिख सकते हैं आप, प्रांतीय परिषद चुनाव भी लिख सकते हैं कि इनका बहिष्कार किया गया। लेकिन मद्रास को छोड़कर, है ना, मद्रास वर्तमान चेन्नई के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया था। मद्रास में क्यों नहीं किया था, यहां पर एक पार्टी थी जिसको कहते हैं कौन सी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, तो इसने बहिष्कार नहीं किया था। ये कैसी पार्टी थी, गैर ब्राह्मण पार्टी थी, तो इसने बहिष्कार नहीं किया था, बाकी सब जगह हुआ था। अब स्वदेशी असहयोग आंदोलन का भारतीय कपड़ा मिलों पर भारी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, स्वदेशी माल विशेषता विदेशी मिलों में, जो स्वदेशी माल था विशेषता विदेशी मिलों में बने कपड़ों को महत्व दिया गया था। यहां पर हम क्या कर रहे थे कि स्वदेशी कपड़े को ज्यादा महत्व दे रहे थे, विदेशी को थोड़ा सा कम दे रहे थे या उसका बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा, तो बहुत स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया था। इस कारण भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों के कपड़ों की मांग बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ जाती है, और मांग में वृद्धि से लुप्त हो रहे भारतीय कपड़ा उद्योग को एक नया जीवन दान मिला। इनको आर्थिक ताकत मिलती है या भारी राहत मिलती है। और हमने ये देखा था कि जब ये विदेशी स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान क्या हो रहा था कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे थे, स्वदेशी को अपना रहे थे। विदेशी से जब मंगाएंगे तो क्या कहलाएगा, आयात। तो आयात में भी क्या हुआ था, आयात घट गया था, है ना। आयात क्या हुआ था, आयात घट गया था। और कितना घट गया था, लगभग आधा घट गया था, आधा रह गया था, घटकर आधा रह गया था। आपने देखा था कि 102 करोड़ से घटकर कितना रह गया था, 57 करोड़ तक आपको देखने को आया था कि ये घट गया था, है ना। क्लियर ये बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला था। उपयुक्त उदाहरण देकर कथन का समर्थन करना है। मतलब हमें इस कथन के फेवर में बात करनी है कि इनने ये अलग मतलब निकाला था क्या, वास्तव में ये बात सही है क्या। तो हमें पता है कि हाँ निकाला था, इनके द्वारा ये मतलब निकाला गया था। जो हम देख रहे थे कि असहयोग आंदोलन की अलग अलग धाराएं, तो उसमें जब हमने ग्रामीण धारा पर बात की थी तो ग्रामीण धारा में हमने आदिवासियों और किसानों के बारे में बात की थी। तो हम देखें यहां क्या था। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसा भी घुमाकर पूछ सकते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में किसानों एवं आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया, व्याख्या कीजिए। एक ही बात है, दोनों प्रश्न का आंसर बिल्कुल एक सा ही लिखना है हमें, है ना। उत्तर में क्या लिखेंगे कि हाँ यह कथन सत्य है कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार का अलग अर्थ निकाला था। उन्होंने सोचा था
उन्होंने सोचा था कि गांधी जी ने यह घोषणा कर दी है कि अब किसी को भी कर का भुगतान, कर मतलब जो लगान लगती है, कर का भुगतान नहीं करना है। ऐसा वहां के स्थानीय नेताओं ने कह दिया था, कर का भुगतान नहीं किया जाएगा और गरीबों के बीच में भूमि, जो खेती वाली भूमि है, वो बांट दी जाएगी, है ना, भूमि को बांट दिया जाएगा। इस कारण, है ना, इसी कारण से आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला आंदोलन हुआ और यह पूरे आंध्र प्रदेश में, संपूर्ण आंध्र प्रदेश में या पूरे एरिया में फैल जाता है। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या कहा था? महात्मा गांधी का गुणगान गाया था, महात्मा गांधी की महिमा का वर्णन किया था, महात्मा गांधी की महानता बताई थी और लोगों को खादी पहनने और शराब का त्याग करने के लिए कहा था। क्योंकि गांधी जी खादी का फेवर करते थे और शराब को मना करते थे, तो इनने भी यही गांधी जी की बात का फेवर किया कि भाई शराब नहीं पीनी है और खादी पहननी है। लेकिन उनका मानना था कि भारत अहिंसा से नहीं, केवल बल प्रयोग से आजाद हो सकता है। फिर पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। कांग्रेस अहिंसावादी थी, नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहां भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी और लोग इन जंगलों में ना तो मवेशी चरा सकते थे, ना ही जलाने के लिए लकड़ी बीन सकते थे। पहाड़ों के लोगों में असंतोष था, असंतोष की जगह आप रोष भी लिख सकते हैं, रोष था या गुस्सा था। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके पारंपरिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं। आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार क्या हैं? जंगल में रहना। वो जंगल में रहकर जड़ी बूटी और ये दूसरे काम करते थे, तो पारंपरिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेगारी, आपको पता होगा बेगारी क्या है, बेगारी करने के लिए मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। तो ये मतलब हमने इसमें निकाला हुआ था। क्लियर ये बात? आदिवासी किसानों ने क्या मतलब निकाला था? तो उनके लिए मतलब क्या हो गया था? गांधी जी ने संदेश में कह दिया कि भाई अब लगान नहीं देना है, आपको जमीन बांट दी जाएगी, ऐसा था। और अल्लूरी सीताराम राजू ने तो उग्र आंदोलन ही पूरे आंध्र प्रदेश के गुडोम पहाड़ी क्षेत्र में फैला दिया था। गांधी जी की महानता का वर्णन किया था और शराब रोक लगाई थी कि शराब नहीं पीना है, और खादी को प्रमोट किया था, खादी पहनना है। लेकिन गांधी जी के अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट को इन्हें नहीं माना था। इन्हें बोला था केवल बल प्रयोग से आजादी मिल सकती है। कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों पर जंगल कानून लगा दिए थे, पाबंदी लगा दी थी। तो इससे वो लोग रुष्ट हो गए थे और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था या बगावत कर दी थी। तो ये वाली बात हमको इसमें लिखनी है। क्लियर? अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? इस आंदोलन ने देश को किस प्रकार एकजुट किया, ये बताना है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ये आपको पता होगा, क्या है, कब शुरू हुआ। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से जाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला वीडियो देख लीजिए। तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कहां कहां चला, लोगों ने कैसे लिया और कैसे खत्म हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। या इसी प्रश्न को घुमाकर ये पूछ सकते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और तब देश में ब्रिटिश सरकार के प्रति देशवासियों में अत्यधिक रोष मतलब गुस्सा था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे कई घटनाएं थी जिन्होंने देश को एकजुट करने में मदद की थी। सबसे पहला कारण आर्थिक कारण हम देखते हैं। सबसे पहला कारण आर्थिक संकट था। 1929 में एक महामंदी आई थी और महामंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी था, विशेषतः कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ा था। कृषि हमारी चौपट हो गई थी या इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी, क्योंकि मंदी एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है। तो 26 से कीमतें गिरने लगी और 30 तक तो बहुत नीचे आ गई। कृषि उत्पादों की मांग घटने लगी, निर्यात गिर गया और किसानों को अपनी उपज बेचकर लगान चुकाना मुश्किल पड़ रहा था या कठिन हो गया था। सरकारों ने करों में छूट देने से मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सरकार को छूट देना चाहिए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। अतः वर्ष 1930 में किसानों की दशा सोचनीय या दयनीय बन गई। आप सोचनीय की जगह दयनीय भी लिख सकते हैं। सोचनीय मतलब चिंताजनक स्थिति में आ गए, सोचनीय या दयनीय बन गई। आंदोलन के फलस्वरूप किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया।
तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट पर बात करें व्यवसायी वर्ग में समर्थन, तो कैसा था व्यवसायी वर्ग में? व्यवसायी वर्ग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पर्याप्त मात्रा में फल फूल रहा था। वो चाहता था कि एक ऐसा देश हो जहां निर्बाध रूप से हम व्यापार कर सकें। निर्बाध रूप से व्यापार का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यापार जहां पर बाधाएं ना हो, चूंकि औपनिवेशिक देश था भारत और गुलाम था, तो यहां पर औपनिवेशिक कानून इतने कठिन थे कि व्यापार करने में समस्या थी। आयात करना है कोई सामान को तो उसमें भी समस्या थी। तो व्यवसायी वर्ग का हमें इन सब के विरोध में समर्थन प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? व्यवसायी वर्ग ने अपने कारोबार को फैलाने के लिए ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी, उनको व्यवधान पैदा होता था, रुकावट आती थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का निर्णय लिया। व्यवसायी वर्ग क्या था? फंडिंग कर रहा था, पैसा प्रदान कर रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो खर्चे किए जा रहे थे उनमें खर्चा कौन उठा रहा था? ये व्यवसायी वर्ग के द्वारा उठाया जा रहा था। फिर उसी टाइम पर साइमन कमीशन की असफलता। आपको पता है कि साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों था? इसमें 7 लोग थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था, नो इंडियन, एक भी भारतीय इसमें नहीं था। तो इस कारण से इसका विरोध हुआ था। तो एक कारण साइमन कमीशन की असफलता का था। राष्ट्रवादी आंदोलन को देखकर साइमन कमीशन का गठन किया था, या ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन को देखकर ब्रिटेन की टॉरी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था। परंतु यह कमीशन भारतीय लोगों तथा भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर में, अब ये अगर यहां पर ये हम कुछ बढ़ाना चाहें, राष्ट्रीय आंदोलन को देखकर साइमन कमीशन गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारतीय लोगों तथा नेताओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। क्यों रहा ये? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था और ना ही इसकी रिपोर्ट भारतीय व्यवस्था के अनुरूप थी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर दिया, लेकिन समय सीमा नहीं बताई। परंतु इस समय सीमा नहीं बताई, इससे भी भारतीय नेता संतुष्ट नहीं हुए। ये बात हम लिख सकते हैं। क्लियर? क्या साइमन कमीशन भारत आया था, इससे लोग संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ये भारत की संवैधानिक कार्य पद्धति का अध्ययन करने आया था। लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियां शामिल थीं। इस चीज को दबाने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन हमने समय नहीं बताया कब देंगे, समय सीमा तय नहीं थी। इससे भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे। फिर एक अगला पॉइंट आ जाएगा पूर्ण स्वराज। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू लोगों ने एक मांग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम बिना पूर्ण स्वराज के नहीं मानेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज या भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अंतिम रूप दिया गया और निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो एक ये वाली बात भी इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। तो क्लियर ये बात आप देख पाएंगे ना इसमें। अब एक अगला है कि गांधी जी की जो 11 मांगे हैं उनको भी अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने क्या किया था? 31 जनवरी 1930, चूंकि साइमन कमीशन का विरोध बहुत हो रहा था तो और उसकी रिपोर्ट का विरोध बहुत हो रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया? जनवरी 1930 में लॉर्ड इरविन के सामने, है ना, लॉर्ड या भारतीयों के, चूंकि साइमन कमीशन के द्वारा भी बहुत गड़बड़ हुआ, तो लॉर्ड इरविन के सामने भारतीयों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए एक पत्र के माध्यम से अपनी 11 मांगे रख दी और वायसराय इरविन ने इन मांगों को मानने से अस्वीकार कर दिया। और इन मांगों को मानने से अस्वीकार कर दिया। इन मांगों में क्या था? इन मांगों में जन सामान्य की मांगे, औद्योगिक वर्ग से लेकर किसान वर्ग, जन सामान्य की मांगे और नमक पर टैक्स लगाते थे, इनको हटाने की मांग की गई। जब ये नहीं हुआ तो गांधी जी ने क्या किया? अपनी एक नमक यात्रा निकाली और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये मांगे इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें? आप 4 या 5 पॉइंट हमारे पास हैं, देख लो एक बार फिर से। गांधी जी ने, ये तो ठीक है कि इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा, क्या करेंगे वही प्रश्न उठाकर लिख देना है कि गांधी जी ने वर्ष 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया
तब देश में ब्रिटिश सरकार के प्रति देशवासियों में अत्यधिक रोष था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे कई घटनाएं हुई जिन्होंने देश को एकजुट किया। पहली घटना आर्थिक कारण हो गई, उसमें आप लिख देंगे आर्थिक कारण क्या है, मंदी आ गई, चीजों की कीमतें गिर गई, किसानों को लगान चुकाना, चौकीदारी कर देना मुश्किल पड़ गया और उन्होंने ये कर देने से मना कर दिया। दूसरा व्यवसायी वर्ग ऐसा भारत चाहता था जहां पर क्या हो, निर्बाध रूप से व्यापार कर सके, जहां पर उनका व्यापार फल फूल सके। तो उन्होंने सविनय आंदोलन को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया, उन्होंने सविनय आंदोलन को वित्तीय सहायता दी। फिर एक अगला आ जाएगा जिसमें साइमन कमीशन की असफलता, ये आप लिख सकते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें डिसाइड किया गया कि भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई जाएगी और 26 जनवरी 1930 को आजादी का दिवस घोषित कर दिया गया। और गांधी जी की 11 मांगों को अस्वीकार कर देना, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। इन मांगों में नमक कर हटाने जैसी महत्वपूर्ण मांग भी शामिल थी। तो ये 5 पॉइंटों में अपन आंसर लिख पाएंगे। क्लियर है ये बात की लिख पाएंगे कि नहीं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि सविनय आंदोलन में किसानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके पहले वाले में हमने असहयोग आंदोलन में देखा था, अब सविनय आंदोलन में किसानों की भूमिका का वर्णन करना है। तो हमने 2 प्रकार के किसान देखे थे जब आप देख रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में। हमने एक संपन्न किसान देखा था और एक गरीब किसान देखा था, याद है कि नहीं। आप अगर ये वाला देखना चाहते हैं, मतलब अगर आपको ये अभी आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वाला हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको ये आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। क्या हुआ, गांव में संपन्न वर्ग का जो किसान था, संपन्न वर्ग का किसान जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग सविनय आंदोलन से जुड़े हुए थे, सक्रिय थे। कारण क्या था, ये कैसी फसलें उगाते थे, व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे। और व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे और व्यापार में क्या आ गई, व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण भी बहुत परेशान थे। उनकी नगद आय खत्म हो गई और उन्हें सरकारी लगान चुकाना कठिन हो गया। तो वो इसमें शामिल क्यों हुए थे, उनकी भूमिका क्या थी, लगाना कठिन हो गया और वो सरकार को लगान देने के लिए तैयार नहीं थे। संपन्न किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने समुदाय को एकजुट, जितने भी बड़े किसान थे सबको एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्य जो भी इसमें आना नहीं चाह रहे थे ना, उनका बहिष्कार भी कर दिया गया, बोले हम तुम्हें गांव के समाज से बाहर निकाल देंगे। तो अनिच्छुक सदस्यों का क्या कर दिया, बहिष्कार किया, बहिष्कार के लिए मजबूर किया ताकि वो भी आ जाएं। तो ऐसे एकता इनने स्थापित की। उनके लिए स्वराज की भारी लड़ाई लगान के खिलाफ थी, लेकिन जब 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन बंद हो जाता है या वापस ले लिया जाता है तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। और गरीब किसान क्यों शामिल था इसमें, गरीब किसान इसलिए शामिल था कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहता था, उसको पट्टा किराए पर लेना पड़ता था, तो वो पट्टे के भाड़े में माफी भी चाहता था। तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। वे चाहते थे कि जमींदारों का जो भाड़ा है वो चुकाना ना पड़े, उसको माफ किया जाए। इसलिए उन्होंने रेडिकल आंदोलनों में भाग लिया। इस प्रकार सविनय आंदोलन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर बात, चूंकि इसमें किसान पूछा गया है तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों प्रकार के किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े किसानों के और छोटे किसानों। बड़े किसानों के लिए मुद्दा क्या था, जो बड़े किसान संपन्न किसान थे उनके लिए क्या हो गया था, लगान मुद्दा हो गया था। और जो छोटे किसान थे उनके लिए मुद्दा क्या था, लगान प्लस भाड़ा। बस ये 2 चीजें याद रखनी है। इनकी स्टोरी आपको मैं बता चुका हूं, वो स्टोरी इनके हिसाब से आपको रिकॉल करनी है और उत्तर में लिख देना है। समझ में आई ना बात, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 यह कहता है कि इतिहास और कथा, लोकगीत और गीत और लोकप्रिय प्रिंट और प्रतीक सभी ने भारत में राष्ट्रवाद के निर्माण में एक भूमिका निभाई है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कथन का समर्थन करें। तो आपने जब हमने पढ़ा था सामूहिक अपनेपन का भाव, जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो आप सामूहिक अपनेपन का भाव का वीडियो जरूर देखें, है ना। तो सामूहिक अपनेपन के भाव में देखा था कि भाई व्यक्तियों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे डेवलप होगा, जब व्यक्ति समझेंगे कि एक ही राष्ट्र के वो अंग हैं। ये कैसे समझेंगे, तो हमने फिर देखा था कि इतिहास को दोबारा से लिखा गया जिससे एक पाठक वर्ग पैदा हुआ। उनमें क्या हुआ कि जब वो पढ़ते थे तो उनको गौरव महसूस होता था कि हम लोग बहुत बड़ी या बहुत समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं।
फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनमें लोकगीत के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से और जन सामान्य में चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर रहे थे। देखना क्या लिखेंगे इसमें, इतिहास और कथा, लोक गीत और गीत, लोकप्रिय प्रिंट और प्रतीक सभी ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है या जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट देख रहे हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पाठकों से, पाठक मतलब कहलाता है जो किताब को पढ़ता है, सरनेम वाला पाठक मत पकड़ लेना, पाठकों से अतीत में भारत की महान उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया। कैसे आग्रह किया? अपनी महान गाथाएं लिखी उसमें, जब वो पढ़ने लगे तो उनको महसूस होने लगा कि हम एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा हैं, महसूस किया या आग्रह किया। ब्रिटिश शासन के लिए अपनी दयनीय स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। ये बताया कि हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत समृद्ध थे, हमारी स्थिति खराब हुई तो ये लोग हमारे ऊपर कब्जा कर लिए गए, तो संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। आप देखेंगे कि भारतीय आंदोलनों में किताबों का बड़ा महत्व रहा है। जो स्वतंत्रता संघर्ष रहे हैं उनमें कई सारी किताबों का बड़ा महत्व रहा है। एक किताब आप देखेंगे बंदी जीवन, जो जितने भी नए युवा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी के पास आपको ये किताब मिलेगी, बंदी जीवन, सभी लोग पढ़ते थे। उसे क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहते थे। तो किताबों का बड़ा महत्व रहा है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है आनंद मठ, उसमें उन्होंने भारत माता की स्तुति के लिए वंदे मातरम लिखा था। और उसी प्रकार के और उपन्यासों ने देश के लोगों को प्रभावित किया। अलग अलग किताबें, जैसे मैंने आपको एक किताब का नाम बताया अभी कि बंदी जीवन, वैसे ही गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब, नेहरू जी के द्वारा, और भारत में चलने वाली और पुरानी किताबें, हमारी प्राचीन गौरव गाथा की किताबें, उनके द्वारा ये किया गया। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया। यह अपन ने देखा था कि लोक कथाओं वाला जब महत्व पढ़ रहे थे, आंदोलन चलाया, जिससे राष्ट्रवाद का विचार हुआ। क्या किया, भाट और चारणों के जो लोक गीत गा रहे थे उनका संकलन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद इनका संकलन किया था, हमने ये देखा हुआ था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नटेशा शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने इस आंदोलनों में डायरेक्टली हिस्सा लिया, सीधे तौर पर हिस्सा लिया। क्या किया, लोक कथाओं, लोक गीतों, इन सब का संकलन करवाया। आपको याद होगा नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का संकलन कराकर एक किताब निकाली थी, अलग अलग 4 वॉल्यूम में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के अंदर, बंगाल में जब ये लोक गीतों का संकलन करना था, खुद निकल गए थे घूमने के लिए और खुद ये संकलन कराकर आ रहे थे। ठीक, और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे पारंपरिक संस्कृति की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते थे। जो हमारी पारंपरिक तरीके से जो हमारी संस्कृति की पिक्चर थी, वो हमारे सामने पेश करना चाहते थे। जो उपनिवेशवादी थे, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, जो अंग्रेजों द्वारा क्षतिग्रस्त या उपनिवेशवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। गलत इतिहास लिख दिया गया था, गलत बता दिया गया था, क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। क्योंकि लोकगीत लोगों की वास्तविक सोच का सबसे विश्वसनीय रूप था। लोकगीत आपने सुने होंगे ना, अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया में ये होते हैं, तो इस कारण से इनका बड़ा वर्णन किया गया था। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का विकास भारत माता की छवि के साथ हुआ। ये फोटो भी आ गई, क्योंकि इतिहास चिन्ह प्रतीक की बात आ गई ना, पिक्चर, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो फोटो बनाई गई थी वो बहुत फेमस थी और उसे अन्य कलाकारों ने भारत माता की फोटो बनाई, उसको बदलाव किया। पहली वाली फोटो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, शांत साध्वी जैसी ऐसी फोटो हुआ करती थी। फिर बाद में इसमें भारत माता को त्रिशूल पकड़ा दिया, ये सारी हमने छवियां देखी। तो इसमें क्या था, मां की शक्ति को राष्ट्रवाद के साक्ष्य के रूप में आपने देखा ना, त्रिशूल पकड़े, ये राष्ट्रवाद के तरीके से पेश किया जाता था। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं इस प्रकार की तस्वीरों का। गांधी जी ने भी अपना झंडा बना लिया, स्वराज ध्वज बना लिया, लाल हरा सफेद, ये तीनों अलग अलग समुदायों का रंग इसमें आ गया। चरखे को इसमें लगा दिया गया। और मार्च के दौरान झंडे को ले जाने या पकड़कर रखना चुनौती का प्रतीक माना गया। अंग्रेज इसको चुनौती मानते थे या अंग्रेज हमको मारा करते। मार्च मतलब जो दांडी मार्च निकल रहा था या और जो दूसरे मार्च निकल रहे थे, हम यात्राएं कर रहे थे, उस दौरान लोग झंडे को पकड़ते थे। वो चुनौती या अवज्ञा का प्रतीक मान रहे थे। क्योंकि अंग्रेज क्या थे, ये कौन सा आंदोलन था, अवज्ञा आंदोलन में, तो झंडा पकड़कर आगे बढ़ा करते थे। तो ये बातें इसके अंतर्गत की गई है ना। क्लियर ये बात, यहां तक की बात क्लियर। तो हमने ये संभावित प्रश्न आपके अभी कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं, या ये पहले आए हुए प्रश्न भी थे, पिछली परीक्षाओं में भी आए थे और इनकी संभावना आगे भी हो सकती है।
तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, टॉपिक वाइज वीडियोस के माध्यम से, वन शॉट के माध्यम से हर एक तरीके से आपको हिंदी माध्यम की सभी कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। अब आपको ये पाठ्यक्रम या हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे सेशंस को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। और कमेंट कर भी बताएं